हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और हमेशा की तरह अभी भी ये सीरीज री एक्सप्लेन्ड होगी, यानी कि इसे पहले से ही किसी ने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। बाकी यू नो माई टेस्ट कि मेरी हरकतें कैसी हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सीरीज दमदार है, मजा आ गया था पढ़ के। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की अवेकनिंग दिखाई जाती है। मेन कैरेक्टर को एक सपना आता है कि एक भारी भरकम मॉन्स्टर जिसके पंख थे और ये कम से कम 200 फुट का होगा, जो कि सिटी के ऊपर अटैक कर रहा था और मेन कैरेक्टर भागने की जगह पे डायरेक्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। यही भाई साहब है हमारे मेन कैरेक्टर येटियान। येटियान उस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो ही रहा था कि तभी उसे साइड से महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्रैक पड़ने लगे हैं, जिसके बाद टियान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तब ये डायरेक्ट अपने बेड के ऊपर था। यानी कि भाई साहब सपना देख रहे थे, लेकिन ये टियान को समझ में आ जाता है कि इस सपने की वजह से उसके टैलेंट की अवेकनिंग हो चुकी है। जिसके बाद ये टियान हमें वही पुरानी प्रथा सुनाता है कि कैसे इंसानों के ऊपर दूसरे डायमेंशन के एलियन बीस्ट जो भी कहो वो आके अटैक करने लगे और इंसान इनके खिलाफ बेबस थे और इंसानियत बहुत बुरी तरीके से हारती जा रही थी। लेकिन उस अलग डायमेंशन की एनर्जी भी इंसानियत के पास आ चुकी थी, इसलिए इंसान भी अपने टैलेंट को अवेकन करने लगे और काफी सारी मात्रा में लोग अवेकन होने लगे। जिसके बाद उन्होंने उन बीस्टों के खिलाफ लड़ाई की और इसी तरीके से एरा ऑफ टैलेंट का जन्म हुआ। उसी टाइम पे ये टियान की सिस्टर उससे पूछती है क्या उसने अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया है। तो ये टियान वहाँ पे अपने टैलेंट के लेवल को चेक करता है तो वो वीक टायर्ड टैलेंट था। यानी कि ये टियान अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और ना ही वो मार्शल वॉरियर बन पाएगा। इसीलिए ये टियान को चिंता होने लगती है कि वो अपनी सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा फ्यूचर के अंदर। उसी टाइम पे ये टियान की सिस्टर अंदर आती है जो कि उसे पूछती है कि तुम्हारा एवोल्यूशन कैसा गया। तो फिर ये टियान झूठी कहता है कि वो एक्सीलेंट है। जिससे ये टियान की सिस्टर ये यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उछलने कूदने लगती है। वाओ, ऑथर गिविंग अस फैन सर्विस बाय एमसी सिस्टर, बट आई लाइक इट। जिसके बाद ये यू वहां से जाते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ तुम्हारे अवेकनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे ये टियान को अचानक से एक विंडो दिखाई देती है जो कि ये यू के उसकी बहन की टैलेंट को दिखा रही थी, जो कि अभी तक अवेकन नहीं हुआ था। ये टियान उस विंडो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक से विंडो कहाँ पे आ चुकी है। लेकिन वो और कुछ कैलकुलेट कर पाता कि इससे पहले ही ये उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए डाइनिंग टेबल पे ले जाने लगती है। लेकिन जब उन दोनों का हाथ कांटेक्ट में आया था तो ये टियान के सामने एक और विंडो पॉपअप होती है जो कि उसे ये पूछती है क्या वो इंसान येयू का टैलेंट चुराना चाहता है, सॉरी कॉपी करना चाहता है। ये टियान को ये समझ में आ जाता है कि अब वो दूसरे लोगों का टैलेंट कॉपी कर सकता है, लेकिन वो अपनी बहन का टैलेंट कॉपी नहीं करता है क्योंकि उसकी बहन का टैलेंट फ्रोजन टाइप का टैलेंट था और फ्रीजिंग टाइप के टैलेंट काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। इसीलिए अगर उसकी बहन फ्यूचर में अवेकन हो जाती है तो फिर उसके लिए ये काफी अच्छी बात रहेगी। तो ये टियान को उसके फ्यूचर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है जो कि गुजर चुके हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप दोनों आराम कर सकते हैं। फिर ये टियान गली के अंदर आ जाता है और अब यहाँ पे ये टियान को पता चलता है कि उसका कॉपी टैलेंट एक तरह के रेडार की तरह काम करता है। जितने भी लोग उसके रेडार के अंदर आते हैं तो उसका टैलेंट ये टियान को बताने लगता है कि उनके पास कौन कौन से लेवल का टैलेंट है। लेकिन जितने भी विंडो अभी तक ये टियान को दिखाई दे रहे थे वो सभी लो लेवल के थे। ये टियान को कम से कम मिड डायर का टैलेंट कॉपी करना चाहिए जिससे वो ज्यादा फ्यूचर में बेहतर कर पाएगा और उसे तभी 5 अकेडमी के अंदर एडमिशन मिलेगा। जिससे ये टियान को एक आइडिया लगता है कि वो डायरेक्ट अकेडमी के अंदर ही टैलेंट को कॉपी कर सकता है। फिर अगला सीन डायरेक्ट लिन हाई बेस का होता है और ये 5th अकेडमी है, यानी कि ये 5वीं ब्रांच है जिसे लो टायर के बच्चों के लिए बनाई गई है, यानी कि गरीबों के बच्चों के लिए। ये टियान जैसे ही अकेडमी के अंदर आता है तो फिर उसे वहाँ पे कई सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जिनका लेवल मिड टायर का था। इसलिए ये टियान को यकीन था कि वो अकेडमी के अंदर कोई ना कोई ताकतवर बंदा ढूंढ ही लेगा जिसके बाद वो उसके टैलेंट को कॉपी कर लेगा। अगले दिन अकेडमी के अंदर ये टियान आता है तो फिर उनका टीचर उन्हें बताता है कि अगर उन्हें मार्शल वॉरियर बनना है तो उन्हें सबसे पहले मार्शल डिसाइपल बनना पड़ेगा। मार्शल डिसाइपल बनने की शुरुआत बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक से होती है जिसके अंदर ये लोग अपनी बॉडी के स्पिरिचुअल प्रेशर को चेस्ट के पास इकट्ठा करते हैं और जितनी ज्यादा तुम्हारी बॉडी की एनर्जी हाई होगी उतने ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि तुम्हारी कल्टीवेशन टैलेंट अच्छा होगा। अब इसके बाद ये टियान के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे वो सभी बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने लगते हैं। कई सारे स्टूडेंट वो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं और वो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा भी कर पा रहे थे, लेकिन ये टियान का दूर दूर तक कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए टीचर उसे टॉन्ट भी मारता
कहता है कि तुम्हारे जैसा यूजलेस कचड़े का टुकड़ा एकेडमी के अंदर होना ही नहीं चाहिए। ये टियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो साला कुछ इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था, उसका टैलेंट इतना ज्यादा लो लेवल का है। इसके बाद वो टीचर वहाँ पे क्लास को बंद करता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को चेंडोंग का एग्जाम्पल लेना चाहिए और मोटिवेशन लाके थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद में ये टियान अपने मोटे दोस्त से पूछता है कि ये चेंडोंग कौन है, तो फिर मोटा दोस्त उसे बताता है कि चेंडोंग कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, उसने आधे महीने के अंदर ही खुद को मार्शल डिसाइपल बना लिया था। यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसको अपने डिसाइपल बना लिया है। फिर मोटू दोस्त अपने पास से चेंगडोंग का ऑटोग्राफ बाहर निकालता है और वो बताता है कि मैं इसे इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करूंगा। जब चेंगडोंग एक बड़ा और फेमस आदमी बन जाएगा तब मैं उसके ऑटोग्राफ को महंगे दाम में बेचूंगा। ये तो इसकी बिजनेस वाली मेंटालिटी है भाई, गलत स्कूल में आ गए आप। अब उसी टाइम पे वहाँ पे चेंगडोंग भी आ जाता है और स्कूल के जितने भी लोग थे वो सभी उसको एक मादा समझ के मीटिंग नर की तरह चारों तरफ से घेर लेते हैं। और सबसे आक्रामक नर तो मोटू था जो कि भागते हुए चेंगडोंग के पास चला जाता है और उससे कहता है ऑटोग्राफ दीजिए जनाब, ऑटोग्राफ। जिसके बाद ये टियान डोंग का टैलेंट चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि डोंग का टैलेंट मिड टायर का है। इसलिए ये टियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और डोंग से पूछता है क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ। डोंग इसके लिए तुरंत मान जाता है और सभी लोगों से एक एक करके हाथ मिलाने लगता है। ये टियान की जैसे ही बारी आती है तो फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही इन दोनों का हाथ कांटेक्ट में आता है तो फिर ये टियान जल्दी से उसके टैलेंट को कॉपी कर लेता है। उसी रात को हम लोग देखते हैं कि ये टियान पता नहीं एक गुफा के अंदर क्यों चला जाता है, लेकिन गुफा के अंदर जाने के बाद विंडो उससे पूछता है क्या तुम्हें टैलेंट को सच में कॉपी करना है, यानी कि तुम उसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करना चाहते हो। तो ये टियान पहले तो काफी ज्यादा सोचता है लेकिन वो बाद में फ्यूज करने के बारे में ही सोचता है क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है। इसीलिए वो यस का बटन दबा देता है जिसके बाद टैलेंट उसकी बॉडी के साथ फ्यूज होने लगता है। लेकिन ये काफी ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस था। ये टियान दर्द में चीखने और चिल्लाने लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी की हर एक मसल टूट रही है और दोबारा रिकवर हो रही है और तुम इसके चेहरे से ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन जब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है तो ये टियान के पास कल्टीवेशन टैलेंट आ जाता है, वो भी मिड टायर का। इसीलिए जो भी दर्द ये टियान ने सहा था वो पूरी तरीके से वर्थ इट था। लेकिन सिस्टम ये टियान को ये भी बताता है कि अगर उसे दोबारा किसी का टैलेंट कॉपी करना होगा तो फिर उसे 30 दिन तक रुकना पड़ेगा। ये चीज ये टियान के टैलेंट का एक ड्रॉबैक है, बट दिस एबिलिटी इज ट्रूली इनक्रेडिबल। इसके बाद ये टियान यहाँ पे बैठ के बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो काफी जल्दी ही स्पिरिचुअल पावर को अपनी चेस्ट के पास इकट्ठा करने लगा था, जिससे ये टियान को समझ में आ जाता है कि मिड टायर का कल्टीवेशन टैलेंट कोई मजाक नहीं है। इसलिए ये टियान को यकीन हो जाता है कि अगर वो इसी तरीके से प्रोसेस करते रहा तो फिर धीरे धीरे करके वो एक मार्शल वॉरियर में बदल जाएगा, जिसके बाद इलाइट मार्शल वॉरियर और यहाँ तक कि एक ग्रेट मार्शल वॉरियर में भी वो बदल सकता है। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 1 महीने के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि शहर के अंदर एक एनिमल अटैक कर देता है और उसी रात हम लोग ये टियान को देखते हैं और उसके बगल से एक डॉटर एंड फादर जा रहे थे जो कि डिनर की प्लानिंग कर रहे थे। वह भी ये टियान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अब वो एक मार्शल डिसाइपल तो बन चुका है, लेकिन चेंगडोंग अभी प्रिंसिपल के साथ 1-1-1 डुअल कर रहा है, यानी कि चेंगडोंग ये टियान से ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी से इम्प्रूव कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये टियान के बगल में जो फादर एंड डॉटर जा रहे थे उनके ऊपर वो एनिमल अटैक कर देता है और वो एनिमल एक बार में ही फादर के सर को डायरेक्ट निगल जाता है। ये टियान जब तक पीछे मुड़कर देखता तब तक देर हो चुकी थी और फादर मारे जा चुके थे। जिसके बाद वो एनिमल डॉटर के ऊपर भी अटैक करने वाला था। एनिमल जल्दी से उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन ये टियान जल्दी से जाता है और उस लड़की को लेकर साइड में हट जाता है। सही टाइम पे वहाँ पे हंटर भी आ चुके थे जो डायरेक्ट उस एनिमल के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे पीछे खदेड़ देते हैं। लेकिन ये एनिमल इतना भी वीक नहीं था और वो अटैक को काफी इजीली हैंडल कर लेता है। खैर इस बंदे का नाम कैप्टन गेल वुल्फ है जो कि एक प्रोफेशनल हंटर है और ये लीड से आने के लिए माफी मांगता है। गेल वुल्फ पीछे मुड़ के ये टियान से कहता है कि जब तक मैं इसके साथ निपटता हूँ तब तक उस लड़की को शांत रखो। जिसके बाद वो दोबारा एनिमल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एनिमल के ऊपर 2-3 स्लैश मारता है, लेकिन पहले की तरह एनिमल वीक नहीं था और वो अटैक को काफी इजीली हैंडल करते जा रहा था। गेल वुल्फ उस एनिमल के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं लेकिन उस एनिमल को कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसी टाइम पे वहाँ पे गेल वुल्फ के बाकी टीममेट्स भी आ जाते हैं जो कि एक साथ उस एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एनिमल वहाँ से भाग निकलता है और डायरेक्ट कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो सभी टीममेट्स एक साथ उस एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपनी शॉट्स को घुसा देते हैं, लेकिन इससे भी ये एनिमल नहीं मरता है। जिसके बाद ये एनिमल यहाँ पे ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करने लगता है और एक झटके के अंदर ही दहाड़ के इन सभी को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद ये एनिमल अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ भागते हुए इन लोगों से दूर जाने लगता है, लेकिन कैप्टन आगे से कहता है कि वो कहीं भी बच के नहीं भाग पाएगा क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इनके पास एक और टीममेट थी
जो कि एक आर्चरर थी, और ये टीममेट अपनी आर्चरी का इस्तेमाल करते हुए उस एनिमल के ऊपर एक ही तीर मारती है जो कि डायरेक्ट उसकी गर्दन के अंदर जाके घुसता है और ये एनिमल वहीं पे नीचे जाके गिरता है। जिसके बाद वो एनिमल तो नीचे गिर जाता है और वो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे ये टियान को दिखाई देता है कि इस मॉन्स्टर के पास भी एक टैलेंट है जो कि स्पीड टैलेंट है, और इसका लेवल नोविस लेवल था जो कि मिड टायर के एक लेवल नीचे आता है। लेकिन वो एनिमल दोबारा खड़ा होकर कहता है कि अभी पिक्चर बाकी है मुन्ना। जिसके बाद वो एनिमल दोबारा खड़ा हो जाता है और ये साले इतने ज्यादा डरपोक थे कि तुरंत वहां से दूर खिसक लेते हैं कहीं अटैक न कर दे। खैर ये एनिमल दोबारा खड़ा होता है और डायरेक्ट ये टियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो फिर गेल वुल्फ ये टियान से कहता है कि वहां से हटो, लेकिन ये टियान को इसी मौके का इंतजार था, इसलिए ये टियान तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा उस एनिमल के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा दे मारता है, जिसके के साथ वो कांटेक्ट में आ जाता है और उस वुल्फ के टैलेंट को कॉपी कर लेता है। लेकिन ये टियान वहां पे रुकता नहीं है, जिसके बाद वो उस एनिमल के ऊपर ही बैठ जाता है और लगातार उसके ऊपर दोनों हाथों से दबादब घूंसे मार मार के उस एनिमल की पीठ तोड़ देता है। ये टियान को इसके अंदर इतना ज्यादा मजा आने लगा था कि उस एनिमल के मरने के बाद भी ये टियान रुकता नहीं है और दबादब घूंसे पे घूंसे पेले जा रहा था। यहाँ तक कि गेल वुल्फ को खुद आना पड़ता है कि भाई रुक जा, बच्चे की जान लेगा क्या, तब जाके ये टियान रुकता है। खैर इसके बाद गेल वुल्फ अपने टीममेट से कहता है कि जल्दी से इस एनिमल की लाश लो और दूर जाके ले जाओ। जिसके बाद वो आर्चरों को लड़की के पास भेजता है उसे कंसोल करने के लिए, और वो ये टियान से कहता है कि जब तुम एक मार्शल वॉरियर बन जाओ तो फिर हमारे स्क्वाड को ज्वाइन करने के बारे में एक बार जरूर सोचना। और ये टियान खून में लथपथ होके उससे कहता है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद ये टियान पब्लिक बाथरूम के अंदर जाता है खून के दागों को हटाने के लिए, नहीं तो ये यू को काफी ज्यादा चिंता होगी। जिसके बाद ये घर में आता है और सबसे पहले ये यू को जाके चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। आधी रात में ये टियान से सिस्कोन यानी कि भाई को अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। जिसके बाद ये टियान अपने कमरे से कंबल लाता है और अपनी बहन के ऊपर डाल देता है और अपने कमरे के अंदर आके अपने मुंह के अंदर एक कपड़ा धर लेता है और जल्दी से विंडो ओपन करते हुए उस मॉन्स्टर की एबिलिटी को अपने साथ फ्यूज करने लगता है। और बेशक ये वाला दर्द पिछले वाले से और भी ज्यादा होने वाला था, इसलिए ये टियान पूरी तैयारी के साथ आया था। वो जल्दी से मुंह के अंदर कपड़ा धरता है और ये इसके बटन को दबा देता है, जिसके बाद पेनफुल प्रोसेस शुरू हो जाती है। और ये टियान को इस बार ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी की हर एक बोन अपने आप में ही टूट रही है और जल्दी जल्दी से रिकवर हो रही है। यहाँ तक कि उसकी पैरों की हड्डियां इतना ज्यादा क्रैक हो जाती हैं कि बेचारे का पैर पता नहीं कितने बार मुड़ता है, लेकिन ये दर्द की एक चीख भी नहीं निकालता अपने मुंह से और टैलेंट को सक्सेसफुली कॉपी कर लेता है। हालांकि ये टियान इस प्रोसेस के दौरान बेहोश हो जाता है और ये टियान को लगता है कि भाई वो निकल लिया, इसलिए वो आखिरी बार ये यू को याद करता है। लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो ये जिंदा था और इसने सक्सेसफुली उस मॉन्स्टर के टैलेंट को भी कॉपी कर लिया था और अब इसके पास स्पीड का टैलेंट आ चुका था, यानी कि भाई चीता हो रखा है। जिसके बाद हम लोग ये टियान को एकेडमी की वादियों में क्रिस की तरह इधर उधर पेड़ों से उछलता कूदता देखते हैं और ये टियान की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये एक पत्ती के नीचे गिरने से पहले ही उसे हवा में ही पकड़ लेता था। जिसके बाद ये टियान वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्पीड भी जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। उसी टाइम पे ये टियान के पास उसका दोस्त आता है जो कि उससे कहता है कि तुम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, और वो ये टियान की बॉडी को छू के उससे कहता है मसल जमा रहे हो गुरु। जिसके बाद वो काम की बात करता है और ये टियान से पूछता है क्या तुम्हें जल्दी ताकतवर बनना है। ये टियान उससे पूछता है जुगाड़ क्या है, तो मोटू उससे कहता है कभी मॉन्स्टर का खून पिया है। ये टियान कहता है नहीं, तो मोटू उससे कहता है क्या मार्शल आर्टिस्ट बनेगा रे तू। इसके बाद मोटू उसे बताता है कि अगर ये टियान को अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और इम्प्रूवमेंट को बढ़ाना है तो फिर उसे मॉन्स्टर ब्लड की जरूरत पड़ेगी ही। जिससे ये टियान को झटका लगता है क्योंकि बेचारे ने कल ही एक मॉन्स्टर मारा था और इसके पास मौका भी था कि वो उसे खून निकाल सकता था, लेकिन ये टियान ने उसे जाने दिया। लेकिन मोटू ये टियान को बताता है कि अपने पास अभी भी मौका है मॉन्स्टर ब्लड को पाने का। ये टियान उसे पूछता है बताओ भाई, तो मोटू उसे बताता है कि जो हाई अरब से लिन हाई बेस के उन लोगों ने यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन रखा है जहाँ पे 5 एकेडमीज एक साथ अटैक करेंगी और जो भी उस कंपटीशन का विजेता होगा उसे मॉन्स्टर ब्लड मिलेगा। ये टियान उससे पूछता है कि उस वाइल्ड जोन का लेवल क्या होगा। मोटू उसे बताता है लो ही होगा भाई, पहले वहाँ पे साफ कर दिया गया है, सिर्फ डिसेंट मॉन्स्टर को छोड़ा गया है एग्जाम के लिए। इसीलिए मोटू ये टियान से पूछता है अपन टीम ज्वाइन करेगा, लेकिन ये टियान मोटू को मना कर देता है ये कहते हुए कि अगली बार ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन मोटू ये टियान से कहता है लेकिन फिर भी हम लोग एक दोस्त है याद रखना। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अगर किसी को उसकी एबिलिटी के बारे में पता लग जाता है तो
फिर वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। दैट्स वाई यही बेहतर रहेगा कि हम लोग चुपचाप अकेले में काम करें। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 1 महीने के बाद का होता है और ये टियान हेड ऑफिस जाता है, जहाँ पे डायरेक्टर या फिर टीचर ये टियान से कहता है कि तुमने साइन अप करने के बारे में क्यों सोचा, तुम्हें तो इन्विटेशन भी नहीं मिला है एग्जाम का, किसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी। ये टियान उस प्रोफेसर से कहता है, सुन बे बहरे, अपन पहले ही मार्शल डिसाइपल बन चुका है तो मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन है साइन अप करने के लिए, तेरी क्यों फट रही है। लेकिन वो प्रोफेसर आगे से हंसते हुए कहता है, मैं चाहता था कि तू थोड़ी टाइम के लिए और ज्यादा जी ले, लेकिन ऐसा लगता है कि तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म को ये टियान के मुंह के ऊपर दे मारता है, और जब ये टियान उस एप्लीकेशन फॉर्म को उठाता है तो फिर वो लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट था, यानी कि ये टियान के साथ एग्जाम में जो भी होगा वो कॉलेज की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आसान शब्दों में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है और मानसी सुंदर बहुत यार है। प्रोफेसर भी उसे यही कहता है कि अगर उसे ये एग्जाम देना है तो फिर उसे इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना ही पड़ेगा। ये टियान आगे से डिसअपॉइंटमेंट का रिएक्शन देता है। प्रोफेसर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मरने से इतना ही ज्यादा डर लगता है तो फिर मेरा समय न बर्बाद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब इसके बाद अगले सीन में हम लोग ये टियान को मुस्कुराते हुए देखते हैं और भाई ने डायरेक्ट एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर दे मारा था। वहीं पे प्रोफेसर आगे से कहता है कि ये एग्जाम तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हें पक्का पछतावा होगा। अगली सुबह हम लोग ये को देखते हैं और जब ये उठती है और बाहर जाती तो फिर उसे पता चलता है कि ये टियान ने पहली बार आज डिनर बनाया था, सॉरी भाई ब्रेकफास्ट, और साथ में वो नोट भी छोड़ के गया था कि वो 3 दिनों के लिए किसी काम से बाहर रहने वाला है, तो अच्छे से खाती पीती रहना। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट वाइल्ड जोन का होता है, जहाँ पे भारी तादाद में 5 अकेडमीज के स्टूडेंट आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ तक कि ये टियान भी इतने सारे लोगों को देख के हैरान हो जाता है, तो मोटू उसे बताता है 5 अकेडमीज के स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, बेशक भीड़ होगी ही, और हर मानवा की तरह यहाँ पे भी एक गंडवा कैरेक्टर है जो कि 5th यानी कि ये टियान वाली अकेडमी को देख के आगे से घिनौनी हरकतें करने लगता है और कहता है कि ये कचड़े एग्जाम देने के लिए क्यों आए हैं। वो सभी बातें साइड में, पहले ये बता कि तेरे पास ये बिंदी क्या कर रही है मेरी मम्मी की, कल ही 2 गुद्दे पड़े थे इसकी वजह से, और ऊपर से ये इतनी परफेक्ट कैसी लगी है भाई, आज तक मेरी बहन नहीं लगा पाई ये निशाना कभी करेक्ट। खैर इस बिंदी वाले का बटलर आगे से कहता है कि आप चिंता न करिए, आप बीस्ट के साथ साथ इंसानों का भी शिकार कर सकते हैं एग्जाम के दौरान, जितना ज्यादा कमजोर आएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। जिसपे ये बिंदी वाला आगे से कहता है कि कमजोरों को ब्लेस्ड यानी कि खुश फील होना चाहिए ताकतवर के हाथों मारने से। मैं दोबारा वही कहूंगा, बिंदी कैसे आई तेरे पास ये। खैर वैसे इसका नाम मो साउबी है जो कि फर्स्ट एकेडमी का एक जीनियस है। मोटो उसके बारे में और भी डिटेल्स देता है कि वो यंगर जनरेशन में सबसे शक्तिशाली है और ऊपर से वो मो फैमिली से आता है और मो फैमिली काफी ज्यादा ताकतवर फैमिली है लिन हाई बेस के अंदर। ये टियान कहता है इसीलिए भरवे के अंदर कुछ ज्यादा ही चर्बी है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे कोई शॉट को धम्म से जमीन के अंदर मारता है और मो की तरफ आगे बढ़ने लगता है उस बिंदी वाले की तरफ। सभी लोग उसे कहते हैं कि तू है कौन बे जो फर्स्ट एकेडमी की तरफ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। खैर वो बंदा मुंह से कहता है कि अपनी ऐस इधर लाओ, मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जिसपे मोदी बिंदी वाला उससे यही कहता है कि दोबारा हारना चाहते हो क्या, और ये दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। ये टियान पूछता है कि अब ये कौन सा भाई है। इसमें मोटू आगे से बताता है कि वो सेकंड एकेडमी का, हाल ही में इसने मोदी बिंदी वाले को चैलेंज किया था और मोदी बिंदी वाले ने इसकी गुद्दी चटका दी, और तब से ही ये मो के पीछे टीडीएम टीडीएम करते हुए फिरता रहता है। वैसे इसका नाम युनजिंग है, लेकिन उसी टाइम पे वो खड़ूस प्रोफेसर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बातें बातें बंद करो, जल्दी से अपने काम पे लग जाओ। लेकिन हम लोग ये टियान को देखते हैं और ये अचानक से युनजिंग को चीयर करने लगता है और उसे कहता है जाओ और जाके झंडे गाड़ दो और उस बुंदी वाले की बिंदी निकाल लो। इससे युनजिंग हैरान होता है कि ये अचानक से मुझे चीयर क्यों करने लगा। खैर उसी टाइम पे सायरन से उन्हें चिल्ला के बताया जाता है कि कोई भी वाइल्ड जोन के बाहर एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकता है। अगर किसी ने दूसरे के खिलाफ उंगली भी उठा दी तो वो उंगली उनकी बुंड में डाल दी जाएगी, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसपे युनजिंग वहां से जाते हुए कहता है कि तेरे को तो मैं वाइल्ड जोन के अंदर देख लूंगा। जिसपे मो भी उसे यह कहता है कि मिलो तो तुम, मैं वहां पे बताता हूँ तुम्हें। खैर इसके बाद युनजिंग ये टियान के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है जो तुम मुझे चीयर कर सकते थे। तो फिर ये टियान आगे से अपना नाम बताता है, लेकिन उसी टाइम पे ये टियान को युनजिंग का स्टेटस विंडो दिखाई देता है जहाँ पे युनजिंग के पास शॉर्ट टैलेंट मिड टायर का था। इसलिए ये टियान को इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है युनजिंग के साथ शेक करने के लिए, और युनजिंग भी आगे से ये टियान के साथ हैंड शेक करता है और जैसे ही कॉन्टैक्ट होता है ये टियान जल्दी से उसके शॉर्ट टैलेंट को कॉपी कर लेता है। खैर इसके बाद उन लोगों के लिए वहां पे वाइल्ड जोन के दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो सभी भागते हुए वाइल्ड जोन के अंदर जाने लगते हैं शिकार करने के लिए।
सबसे पहले फर्स्ट अकेडमी जाती है, जिसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसके बाद ये टियान की अकेडमी का नंबर आता है। युनजिंग आगे से कहता है कि ये दुनिया साली बहुत ही ज्यादा कमीनी है। खैर इसके बाद वो सभी भी एक एक करके अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये टियान को वाइल्ड जोन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ये भागते हुए एक कोपचे के अंदर आता है और वहीं पे चुपचाप बैठ के सबसे पहले शॉर्ट टैलेंट को फ्यूज करने के बारे में सोचता है। लेकिन इस बार ये टियान को आदत हो चुकी थी दर्द को सहने की, इसलिए इस बार ये टियान को प्रोसेस में ज्यादा दर्द नहीं होता है। और जब प्रोसेस खत्म हो जाती है तो फिर ये टियान के पास मिड टायर का शॉर्ट टैलेंट भी आ चुका था, जिसके बाद ये टियान वहाँ पे प्रदर्शन भी करता है और वो एक शॉट को लेके सामने की तरफ 3-4 स्लैसेस मारता है तो पेड़ मक्खन की तरह कट जाते हैं और भाई साहब शिकार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये टियान को देखते हैं, जो कि इधर उधर चलते हुए जा रहा था, लेकिन उसी टाइम पे उसे महसूस होता है कि कोई तो उसके पीछे आ रहा है सिप सिप करते हुए। और हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं नागराज थे, जो कि डायरेक्ट ये टियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि ये टियान उसके अटैक को काफी आसानी के साथ ही डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को मक्खन की तरह इधर उधर घुमाते हुए उसके 3-4 टुकड़े करके उसे सूसी में बदल देता है। और साथ ही में ये टियान उसके एक क्रिस्टल कोर को भी बाहर निकाल लेता है और इन्हीं से ही पॉइंट डिसाइड होंगे। जितना ज्यादा हाई लेवल का क्रिस्टल कोर होगा उतना ही ज्यादा हाई पॉइंट होगा। इसके बाद ये टियान यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बारे में बताता है। टोटल यहाँ पे 10th प्लेस होंगे। स्पेशल रिवॉर्ड सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को ही मिलेगा। फर्स्ट को यहाँ पे 3 बोतल ब्लड मिलेगा मिड टायर के 20 का और 1 लाख रुपए की कड़क गड्डी। सेकंड वाले को 1 ही बोतल मिलेगी लेकिन 1 लाख की कड़क गड्डी मिलेगी। और थर्ड वाले को लो टायर का बेस्ट ब्लड मिलेगा लेकिन उसको 3,50,000 की मोटी गड्डी मिलेगी। और ये टियान को यहाँ पे फर्स्ट प्राइज चाहिए था। गड्डी से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन बीस्ट ब्लड ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये टियान और भी ज्यादा मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये टियान जब मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहा था तो भी उसकी नजर मोटू के ऊपर पड़ती है, जिसकी टीम के ऊपर वुल्फ ने अटैक कर दिया था। वहीं पे हम लोग मोटू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये आगे से कह रहा था कि मेरे को अभी नहीं मरना है, साला शादी नहीं हुई है। इसीलिए वो डर के मारे वहां से तुरंत भागने लगता है तो वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये टियान जल्दी से आर्चरी का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर एरो से शूट करता है, जिससे वो बीस्ट वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद ये टियान मोटू के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है अगर ये सारे पॉइंट मैं ले जाऊं। लेकिन मोटू उससे कहता है कि तुम इन सभी का सामना एक साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये टियान आगे से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इस झटके के अंदर उन भीड़ियों के झुंड के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो सभी एक साथ ही ये टियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये टियान आगे से अपनी शॉट को निकालता है और शॉट टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दरदरा उड़ा देता है और 2-3 स्लैश के अंदर ही उन सभी भेड़ियों का हाफ टिकट काट देता है। ये देख के मोटू हैरान हो जाता है कि अचानक से इसके पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई। जिसके बाद ये टियान आगे बढ़ता है और उन सभी वुल्फ के दांतों को बाहर निकाल लेता है और वो मोटू से पूछता है कि मैं इन सभी को ले रहा हूँ। तो मोटू उसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारा ही है। ये टियान उससे पूछता है कि कंटिन्यू करना है या फिर छोड़ दोगे। तो मोटू आगे से बताता है कि वो गिव अप कर रहा है। एग्जाम काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बस लकी है कि वो बच चुका है। उसके टीममेट पहले ही इंजर हो चुके हैं, इसीलिए मोटू को उन सभी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तभी वो कम से कम सर्वाइव कर पाएंगे। ये टियान उससे कहता है कि यही बढ़िया है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मोटू उसे रोकता है और उसे बताता है कि वाइल्ड जोन के अंदर एक सूडो बीस्ट है, उसे सावधान रहना पड़ेगा। ये टियान उससे पूछता है सूडो बीस्ट। जिसके बाद हमें चार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बीस्ट के लेवल बताए जाएंगे। ये छोटा सा पिद्दा सा फियर्स बीस्ट है, जिसके बाद ये बीच वाला सूडो बीस्ट, जिसके बाद ये बड़ा वाला बीस्ट। मोटू ये टियान को बताता है कि उसने फर्स्ट अकेडमी के लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि उन्हें एक स्नेक मिला था जो कि 10 मीटर लंबा है। उसे कम से कम एक सूडो बीस्ट तो होना ही चाहिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 500 पॉइंट्स है। ये टियान ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साला इवल स्माइल करने लगता है कि इतने सारे पॉइंट एक साथ झोली भर देगा गुरु। और वो मोटू से पूछने लगता है बताओ बताओ कहाँ पे है वो। जिसपे मोटू उसे साउथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहां पे है। तो फिर ये टियान तेजी के साथ साउथ की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो पॉइंट्स को कलेक्ट कर सके, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि खून की जरूरत है। जिसके बाद हम लोग ये टियान को देखते हैं, जो कि दूरी को मक्खन की तरह नापते हुए कुछ ही देर के अंदर एक ऐसी जगह पे आ पहुंचता है जहाँ पे कई सारी फर्स्ट अकेडमी के स्टूडेंट मरे पड़े थे। उसी टाइम पे ये टियान को साइड से धमाके की आवाज आती है, तो फिर वहाँ पे तगड़ी फाइट हो रही थी। तो ये टियान भागते हुए एक लंबी छलांग मारता है और डायरेक्ट वहीं पे आके धमकता है। और जब वो नीचे झांक के देखता है तो फिर उसे वहाँ पे एक सूडो बीस्ट दिखाई देता है, जो कि आधे सांप थे बाकी ऊपर के मॉन्स्टर थे। और वो फर्स्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ पे बिंदी वाला भी था। और ये साला एक बॉडीगार्ड की मदद ले रहा है, ये इलीगल नहीं होगा। और मुझे ऊपर से ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि बाकी फर्स्ट अकेडमी के लोग इसकी मदद क्यों कर रहे हैं, जबकि 500 पॉइंट इसी
इसी की झोली में गिरने वाले हैं। खैर पावर की महिमा नेता लोग ही जाने, हम गरीब क्या जाने। ये सभी लोग दबा दबा के सूडो बीस्ट के ऊपर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन सूडो बीस्ट इन सभी का पानी निकाले दे रहा था और कुछ ही देर में सूडो बीस्ट काफी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और इधर उधर चिल्लाने लगता है। उसी टाइम पे वो जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अपनी शॉट को डायरेक्ट उसकी मुंडी के अंदर घुसा देता है, लेकिन सूडो बीस्ट इससे और भी ज्यादा भड़क जाता है, जिसके बाद वो सीधा बिंदी वाले के मुंह के ऊपर अपनी पूंछ दे मारता है, जिससे वो सीधा जाके एक बिल्डिंग के अंदर घुसता है। लेकिन इसे फिर भी सुकून था कि 500 पॉइंट इसकी झोली में आके गिरने वाले हैं, क्योंकि सूडो बीस्ट सीधा जाके नीचे गिर चुका था और कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। ये टियान को भी ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पे देरी कर दी और उसके हाथों से पॉइंट जा चुके हैं। वहीं पे ये बिंदी वाला आगे से खुश होते हुए कहता है कि 500 पॉइंट मेरी ही झोली में आके गिरेंगे। उसी टाइम पे सूडो बीस्ट सभी को चूरन दे देता है और ये दोबारा खड़ा होता है और अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए सड़सड़ाते हुए वहां से भाग जाता है, एक दो बच्चों को कुचलते हुए। उसी टाइम पे वो बिंदी वाला पीछे से चिल्लाते हुए कहता है मेरे 500 पॉइंट भाग के पकड़ो रे उसे। लेकिन वो सभी अकेडमी वाले आगे से कहते हैं कि वो कोई सूडो बीस्ट नहीं है, अब वो पूरी तरीके से एक फुल बीस्ट के अंदर बदल चुका है, वो लोग कभी भी उसके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन बिंदी वाला उन्हें बताता है कि अब उसकी वैल्यू बढ़ के 1000 पॉइंट हो चुकी है, जिसपे ये सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और भागते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। गधो तुम्हें पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, 1000 मिलेंगे तो उसे ही ना, तुम क्यों जान दांव पे लगा रहे हो अपनी। लेकिन ये फिर भी भागते हुए उस बीस्ट की तरफ जाने लगते हैं उसका शिकार करने के लिए। और बिंदी वाले को इस बात की भी चिंता थी कि इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है उस बीस्ट के ऊपर, अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, अगर कोई उसके ऊपर हाथ डाल देता है तो वो सभी पॉइंट उसी की झोली में जाके गिरेंगे और इनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये टियान आगे से हंसते हुए कहता है सालो तुमसे ज्यादा तेज हूँ, चीते का दूध पिया है। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सड़ से भागते हुए उस बीस्ट के पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो बीस्ट एक थिएटर के अंदर घुसता है और कुछ ही देर में ये टियान भी वहां पे आ जाता है, जिसके बाद वो भी उस बीस्ट के पीछे उसी थिएटर के अंदर घुस जाता है। ये टियान जैसे ही उस थिएटर के अंदर आता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ का ऑरा कुछ ज्यादा ही घना है, जिसके बाद उसकी नजर उस बीस्ट के ऊपर पड़ती है तो वो बीस्ट ऊपर से किसी चीज से टपकते हुए चीज को पी रहा था। ये टियान उस चीज की तरफ देखता है और उसे ये तो समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जल तो नहीं है। खैर इसके बाद वो अपनी शॉट को बाहर निकालता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और डायरेक्ट उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये बीस्ट अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला हो गया था और जो भी चोटें थी वो भी हील हो चुकी थी उस नॉर्मल जल की वजह से। इसीलिए वो मक्खन की तरह अटैक को डॉज कर लेता है और उतना काउंटर अटैक करते हुए ये टियान की शॉट को पीछे झटक देता है। लेकिन ये टियान ने भी बिल्ली का दूध पिया हुआ था, इसीलिए वो हवा में ही खुद को बैलेंस कर लेता है और अपनी आर्चरी का इस्तेमाल करते हुए 3-4 एरो उस बीस्ट के मुंह के ऊपर दे मारता है, जिनमें से दो तो उसकी आंख के अंदर ही घुस जाते हैं और तीसरा पता नहीं कहाँ गया। फिर ये टियान अपनी शॉट को भी थॉर की तरह अपने पास बुलाता है और उसे पकड़ के डायरेक्ट बीस्ट के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। ये टियान अपनी शॉट को बीस्ट के हाथ के अंदर घुसाता है, जिसके बाद वो भुंड का दम लगाते हुए जोर से चिल्लाता है और अपनी शॉट के साथ में उस बीस्ट के हाथ को चीरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाता है और ऐसा करते करते वो बीस्ट के 2 टुकड़े कर देता है। ये टियान उस बिंदी वाले का शुक्रगुजार था, क्योंकि अगर वो लोग उसके ऊपर अटैक न करते तो वो इस मॉन्स्टर को आसानी के साथ मार ना पाता। जिसके बाद ये टियान उस नॉर्मल जल की तरफ आगे बढ़ता है उसे चेक करने के लिए। ये टियान के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे ज्यादा इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, लेकिन एक बाटली उसके नीचे रख देता है ताकि वो पानी को एकत्रित कर सके। जिसके बाद वो अपनी शॉट को मॉन्स्टर के सीने से बाहर निकालता है और उसकी दोनों आंखों को भी बाहर निकाल लेता है, प्रूफ के तौर पे कि उसी ने मॉन्स्टर को मारा है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर के दिल के पास आगे बढ़ता है और वहाँ पे अपनी शॉट को घुसा के उसके ब्लड को इकट्ठा करने लगता है। ब्लड को इकट्ठा करने के बाद वो दोबारा नॉर्मल जल के पास जाता है और उस बाटली को उठा लेता है। ये टियान ने मतलब भर का पानी निकाल लिया था, लेकिन वो कोई भी सबूत पीछे छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए वो सीधा ही उस टिल्ली को काट देता है ताकि बिंदी वाले को यहाँ पे कुछ भी पता ही न चले कि ये चीज भी थी। जिसके बाद वो बैग के अंदर सारा माल रखता है और वहाँ से सट से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो फिर इन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका था। जिसपे बिंदी वाला आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साला वो पॉइंट मेरे थे, वो पूरा प्राइस मेरा था, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि इनके ऊपर नजर रखे हुए था। वह बिंदी वाले का बॉडीगार्ड पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे जिसने हमारे माल को चुरा लिया है। बिंदी वाला आगे से कहता है कि वो यहाँ पे ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा, वो खुद को छुपाने के बारे में ही सोचेगा और ऐसा तो है नहीं कि मैं उन्हें आसानी के साथ जाने दूंगा। सभी लोगों को काम पे लगा दो कि वो बंदा मुझे चाहिए किसी भी हालात पे। वहीं पे ये टियान को समझ में आ जाता है कि अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है और वो सट से वहां से भागता है और कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। हालांकि ये टियान को कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं था कि अगर वो लोग इसके बारे में पता भी लगा लेते हैं। वैसे भी 3 दिनों के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सभी को पता चल ही जाएगा कि ये टियान ने ही उस बीस्ट को मारा था। लेकिन तब तक कोई सीन क्रिएट ना हो, इसलिए
ये टियान अंडरग्राउंड होने वाला था और अपनी स्ट्रेंथ को भी वो तब तक बढ़ा लेगा, क्योंकि बिंदी वैली के साथ निपटना कोई आसान चीज नहीं होने वाली थी। इसलिए ये टियान एक अंडरग्राउंड एरिया को ढूंढता है और वहाँ पे मॉन्स्टर ब्लड को पीने लगता है, लेकिन टेस्ट करेले के जूस से भी कड़वा था। बट इफ यू डोंट वांट टू बी गेट प्रेग्नेंट देन यू हैव टू सॉलो व्हाइट सॉस। इसलिए ये टियान भी यही कांड करता है और ताकतवर बनने के लिए जबरदस्ती उस खून को पीने लगता है। वहीं पे हम लोग येयू को भी देखते हैं और इसे ये टियान की चिंता हो रही थी कहीं मर तो नहीं गया वो। लेकिन हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि कल्टीवेट करने के लिए बैठता है, तो फिर उसे पता चलता है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड 4 गुना बढ़ गई है। और अब जाके समझ में आता है कि डोंग ये टियान से ज्यादा अच्छे से ग्रोथ इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास भारी मात्रा में ब्लड सप्लाई थी। जिसके बाद ये टियान अपनी सप्लाईज की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे 2 दिनों के अंदर काफी अच्छे से कल्टीवेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे जिस चीज का सामना करना है उसके लिए ये टियान के पास स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और जो भी लोग जिंदा बचे थे वो सभी अपने पॉइंट को यहाँ पे आके काउंट करवा रहे थे। यूनजिंग भी वहाँ पे आता है और अपने कई सारे पॉइंट्स गिनने के लिए काउंटर को देता है। काउंटर आगे से गिन के बताती है कि बचवा तोहार पास 195 पॉइंट हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे बिंदी वाला आता है जो कि आगे से कहता है कि बस इतने पे ही हक दिए, और वो यूजिंग को उंगली करते हुए देखता है कि तुम्हारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है जब तक तुम्हारे पास 200 पॉइंट ना हो मुझे चैलेंज करने के लिए। जिसके बाद वो काउंटरर को अपने सब ट्रेजर देता है और कहता है गिन के बता कितने हैं। काउंटर आगे से गिन के बताते हैं कि ये टोटल 427 है जनाब। जिससे वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने ज्यादा। उसी टाइम पे यूजिंग बिंदी वाले से कहता है कि साले तुमने पक्का दूसरे लोगों के ट्रेजर चुराए होंगे। जिसपे बिंदी वाला आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैंने ये कांड किया है, मैंने तो अपने बॉडी गार्ड की भी मदद ली है, क्या कर लोगे बताओ। जिसपे यूजिंग आगे से दांत रगड़ने के अलावा कुछ कर ना पावा था। बॉडी गार्ड बिंदी वाले से कहता है कि फर्स्ट प्लेस तो उसी की ही होगी, लेकिन बिंदी वाला आगे से बताता है बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट प्लेस 1000 पॉइंट वाले के पास होगी। जिसपे वो सभी लोग हैरान होते हैं कि किसी के पास 1000 पॉइंट भी होंगे क्या। उसी टाइम पे वो प्रोफेसर आगे से कहता है कि अब तक जो कोई भी जिंदा होगा उसे तो पहुंच जाना चाहिए था। तो फिर काउंटर आगे से कहती है कि जो भी यहाँ पे नहीं आए हैं वो पक्का मर ही चुके होंगे, इसलिए ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्लेस बिंदी वाले को मिलनी चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे ये टियान आता है जो काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा था। जिसके बाद ये टियान अपने सभी आइटम्स उनके सामने रखता है तो वो काउंटरर उन आई बॉल्स को देख के हैरान हो जाती है। तो ये टियान उससे कहता है कि पॉइंट बताओ दीदी पॉइंट, उन्हें देख के हैरान ना हो, मार चुका हूँ उस मॉन्स्टर को। इसके बाद वो ये टियान के पॉइंट बताती है और ये टियान के टोटल पॉइंट 1166 थे। और इसी तरीके से ये टियान भाई साहब फर्स्ट प्लेस जीत जाते हैं इस साल के प्रैक्टिकल एग्जाम को। मोटो ये टियान के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पे युआनजिंग मन के अंदर सोचता है कि ये साला कैसे जीत गया। वहीं पे बिंदी वाला आगे से कहता है कि अच्छा तो ये वो है जिसने मेरे आइटम को चुराया है, 5th अकेडमी का कचड़ा। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि साले की जन्म कुंडली खोल ला लो। अब इसके बाद मोटू उस प्रोफेसर से कहता है कि ये टियान अपनी अकेडमी के अंदर फर्स्ट प्राइज लेके आया है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर आगे से बताता है कि उसने मो फैमिली के यंग मास्टर को उंगली कर दी है और मुझको नहीं लगता है कि मोटू तुम्हारा बड्डी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा। अब इसके बाद सेरेमनी होती है जहाँ पे इन लोगों की गंदी सी फोटो खींची जाती है। भाई DSLR लाओ भाई, ये क्या पुराने जमाने के कैमरा से खींच रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट में निकलेगी। खैर पूरी अकेडमी और स्कूल इन लोगों को बधाई देता है कंपटीशन जीतने के लिए। वहाँ पे बिंदी वाला ये टियान से कहता है गुरु तुम्हारे गोटों में दम तो है कि तुमने मेरी चीज चुरा ली। ये टियान उससे कहता है कि ये चीज मैं भी तो तुमसे कह सकता हूँ ना। वहाँ पे यूनजिंग आगे से आग में घी डालते हुए कहता है क्या तुम भूल गए कि अभी कुछ देर पहले तुमने क्या कहा था। बिंदी वाला उससे कहता है कि गुरु मैंने क्या कहा था। तो यूनजिंग आगे से कहता है कि तुमने ये बोला था कि अगर मैं किसी को मार देता हूँ तो इससे ये साबित होता है कि मैं अपनी ताकत से जीता हूँ। तो ये टियान के लिए ये चीज मायने नहीं रखती है क्या। जिसपे बिंदी वाला आगे से कहता है कि फिर हम दोनों में से ताकतवर कौन होगा। तो यूनजिंग आगे से कहता है कि ये बात तो तभी पता चलेगी गुरु जब तुम दोनों आपस में भिड़ोगे और मैं सट्टा लगाऊंगा। ये टियान आगे से ऑरा रिलीज करते हुए बिंदी वाले से कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं कभी भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इस पे बिंदी वाला आगे से कहता है दम तो है गुरु। वह पे ये टियान आगे से बताता है कि जब भी तुम्हारा मामला किसी इस टाइप के बंदे के साथ भिड़ जाए तो भागने का कोनो फायदा नहीं है। एक ही तरीका है कि डायरेक्ट ताकतवर बनो जिसके बाद वो तुमको चैलेंज नहीं करेगा। अब इसके बाद ये टियान जैसे ही घर पे आता है तो ये भागते हुए आती है जो कि ये टियान के डायरेक्ट गले लग जाती है। ये टियान से पूछती है कि तुम कहाँ पे गए हुए थे। जिसके बाद वो ये टियान को चारों तरफ से चेक करते हुए कहते हैं कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे देखने दो। ये टियान उससे कहता है कि घूमने के लिए गया हुआ था, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। जिसके बाद वो अपने बैग से वही सभी चीजें बाहर निकालता है जो
जो उसने इकट्ठा की थी और प्राइज में जीती थी। ये यू जो महंगी चीजें उसे इग्नोर करते हुए मोटी गड्डी उठाती है और आगे से कहती है कि इतने पैसों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस पे ये टियन उससे कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये पैसे तुम्हारी ट्यूशन फीस और डेली एक्सपेंसेस के लिए हैं। जिसके बाद ये यू उस ब्लड को उठा लेती है और आगे से पूछती है कि ये क्या है। सॉरी गाइस, ये ब्लड नहीं है, ये वही नॉर्मल जल है। पता नहीं ऑथर ने इसे कलर क्यों दे दिया, वही सफेद ही रखते यार। खैर ये टियन आगे से बताता है कि उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो बुक ऑफ ट्रेजर लेके आया है। इसके बाद ये टियन और ये यू उस बुक के अंदर चेक करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये चीज टेराकोर एलेक्सियर है। इसकी पर्यायवाची बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है। शॉर्ट में समझो कि ये एक तरह से अमृत है जो कि अर्थ के द्वारा बनाया गया है। 100 सालों के अंदर ये बनता है और इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है और कुछ हद तक ये तुम्हारी एनर्जी को बढ़ा सकता है। बस इसे ये टियन को समझ में आ जाता है कि इसीलिए वो बिस्ट इसीलिए अचानक से हील हो चुका था और अचानक से ताकतवर भी हो गया था। ये टियन से कहती है कि अगर ये टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता है तो फिर ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन ये टियन बताता है कि उसे इसकी जरूरत है ही नहीं, बल्कि वो इसका इस्तेमाल ये यू के ऊपर करने वाला है। जिसके बाद वो ये यू से कहता है गटक जाओ। ये यू इससे काफी ज्यादा हैरान होती है और वो ये टियन से पूछती है कि मैंने तो अभी तक अवेकन भी नहीं किया है अपने टैलेंट को, तो फिर ये मेरे लिए बेकार ही होगा। वह पे ये टियन को पहले से ही पता था कि उसकी बहन के पास टैलेंट है, लेकिन उसका टैलेंट लो टायर का है। इसीलिए ये टियन को ऐसा लगता है कि अगर वो टेराकोर एलेक्सियर का इस्तेमाल करे तो फिर शायद से उसका टैलेंट इम्प्रूव हो सकता है। ये यू आगे से एक आइडिया देती है कि हमें साला इसे बेच देना चाहिए, इससे अच्छा खासा पैसा होगा, तुम शादी कर लेना, मैं अपना घर बसा लूंगी। लेकिन ये टियन उसे समझाता है कि इस बुक के अंदर लिखा है कि टेरा मर्मोडियल स्टोन एक ऐसी जगह है जहाँ से ही सिर्फ टेराकोर एलेक्सियर बनता है और ये टियन ने पहले ही उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए अगर ये टियन इस एलेक्सियर को ले जाके बेचेगा तो बायर उससे पूछेगा ही स्टोन के बारे में, और जब ये टियन बताने से मना करेगा तो फिर वो लोग ये टियन को मार देंगे स्टोन के खातिर। तो फिर ये उसे ताना देते हुए कहते हैं कि तुमने उसे डिस्ट्रॉय क्यों ही किया, सबसे बड़ी गलती की तुमने। लेकिन ये टियन उससे बोतल को लेता है और उससे कहता है कि बड़ी गलती तुम करने वाली हो, इसे ना पी के। इसके बाद वो उसके मुंह को बगाड़ता है और उसके मुंह के अंदर बोतल ठूस के उसे कहता है गटक जाओ। ये आगे से चिल्लाते हुए कहती है बचाओ रे, मेरा भाई मुझे मार रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये टियन ने जबरदस्ती ये को वो पानी पिला दिया था और ये पानी बहुत ज्यादा कड़वा था। लेकिन नॉर्मल जल अपना जलवा दिखाने लगता है और ये को फील होने लगता है कि उसकी बॉडी अंदर से गर्म होने लगी है। वह पे ये टियन अपनी विंडो को ओपन करता है तो फिर उसे पता चलता है कि अभी तक ये के टैलेंट के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उसी टाइम पे ये को नींद आने लगती है तो टियन उसे कहता है सो जाओ, और वो मन के अंदर सोचता है कि शायद से नॉर्मल जल को टाइम लगेगा अपना असर दिखाने में। इसके बाद अगला सीन आधे घंटे के बाद का होता है और ये टियन अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और उसी टाइम पे ये टियन को महसूस होता है कि आसपास का ऑरा चेंज हो रहा है और जब वो ये की तरफ देखता है तो फिर उसका टैलेंट इम्प्रूव हो चुका था। अब वो लो टायर से मिड टायर में आ चुका था, यानी कि 2 स्टेप अहेड। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बर्फीले टाइप का जो टैलेंट होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है और ऊपर से मिड टायर के कल्टीवेशन टैलेंट ये भी और ज्यादा रेयर होगा। इसलिए ये टियन को अब ये के फीचर की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब वो अवेकन होगी तो वो फ्यूचर में पक्का एक मार्शल वॉरियर बन जाएगी। इसके बाद ये टियन बिस्ट ब्लड को उठा लेता है और बिंदी वाले से कहता है कि आजा भीड़ ले, अब मैं न हारने वाला तुझसे। अब इसके बाद हम लोग ये टियन को देखते हैं और इसने यहाँ पे पूरा माहौल जमा रखा था। ये सबसे पहले बीस्ट ब्लड को पीता और बेशक टेस्ट गंदा होने की वजह से ये अपने साथ चखना भी लेके रखता है, वो भी मूंगफली तले हुए। इसकी मदद से ये गंदे टेस्ट को थोड़ी देर के लिए न्यूलीफाई कर देता था। इसके बाद ये बोतलें खटकते जाता और चखने पेलते जाता और इस ब्लड का जो इफेक्ट था ये 8 गुना था। ये टियन मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस इफेक्ट का इस्तेमाल करे तो फिर वो 1 महीने के अंदर मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंच सकता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही बोतलें बची हुई है और ये टियन को ज्यादा बोतलों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला सीन 10 दिनों के बाद का होता है और हम लोग वादियों के अंदर दोबारा ये टियन को देखते हैं और ये अभी भी कल्टीवेट ही कर रहा था। उसी टाइम पे मोटो ये टियन के पास भागते हुए आता है और उसे बताता है कि बिंदी वाला। ये टियन खड़ा हो जाता है और आगे से कहता है कि अब वो यहाँ पे आया है, लेकिन मोटू बताता है कि नहीं नहीं वो नहीं आया है, लेकिन उसने खुद को सेक्युलेशन के अंदर कर लिया है ताकि वो मार्शल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सके और इसी वजह से वो अब तक तुम्हारे पीछे नहीं आया था। वो शायद से तुमसे निपटने से पहले खुद को मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंचाना चाहता है। ये टियन ये वाली बात सुन के दोबारा बड़े आराम से बैठ जाता है तो मोटू उससे कहता है तुम्हारी फट क्यों नहीं रही है। तो ये टियन आगे से कहता है मुझे लगा था कि वो चैलेंज करने के लिए आया है, लेकिन उसने तो खुद को सेक्युलेशन के अंदर डाल लिया है।
येटियन तुक्का लगाता है कि बिंदी वाले को सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगेगा मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर जाने के लिए। वह पे मोटू बार बार येटियन से कह रहा था कि अगर वो एक बार ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर उसे मारना नामुमकिन हो जाएगा और वो तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। येटियन आगे से कहता है फुद्दू नहीं हूँ, मैं भी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। लेकिन मोटू उससे कहता है कि वो मो फैमिली से है, पावरफुल फैमिली से, उसके पास कई सारे रिसोर्स होंगे और तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ 3 बोतल है, उनसे क्या उखाड़ लोगे। येटियन आगे से बताता है कि मैंने वो पहले ही इस्तेमाल करनी है। तो मोटू उससे कहता है अलविदा दोस्त, लाश लेने के लिए आ जाऊंगा और हाँ अपनी बहन की चिंता न करना, मैं भी उसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। येटियन मन के अंदर सोचता है कि अगर वो अपना पूरा दम लगा दे, सभी टैलेंट का इस्तेमाल कर ले स्पीड और शॉर्ट टैलेंट के साथ में, तो फिर वो शायद से बड़े आसानी के साथ एक फुल फ्लेग्ड मार्शल वॉरियर के साथ भिड़ सकता है। यानी कि येटियन को कोई भी चिंता ना थी बिंदी वाले की। अब इसके बाद हम लोग बिंदी वाले के मेंशन को देखते हैं जो कि सर्कुलेशन से बाहर निकलता है दरवाजे को तोड़ते हुए। वह भी ये बॉडीगार्ड उसे वेलकम करता है ये कहते हुए कि आप मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। और जो ऑथर इसको ये कूल बना रहे हैं ना, इसकी मौत इतनी ज्यादा आसान है कि मैं रो दूं। अब इसके बाद यहाँ पे बिंदी वाले का बाप आता है जो कि आगे से कहता है वो मेरे बेटे, तुम तो मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हो, तुम ही हमारी फैमिली का नाम रोशन करोगे मेरे बेटे। इसमें बिंदी वाला भी आगे से कहता है यस पिताजी, मैं करूंगा आपका नाम रोशन। बिंदी वाले का बाप आगे से कहता है मेरे बेटे, फैमिली इंस्पेक्टर तुम्हें रिवॉर्ड करेंगे खुद पर्सनली आके, जल्दी से खड़े हो जाओ मेरे बेटे, इन घुटनों पे ज्यादा जोर ना दो, इन्हें जवानी तक चलना है, बुढ़ापे में ये उछाल न मारे। खैर इसके बाद बिंदी वाले का बाप यहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि डिनर के लिए आ जाना, मैं पर्सनली तुम्हारे लिए डिश बनाऊंगा मेरे बेटे। खैर इसके बाद बिंदी वाला अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि जो काम दिया था वो पूरा हो गया। तो बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि हमने उसकी जन्म कुंडली खोल निकाली, उसके पास कोई भी बैकिंग नहीं है, न ही उसके पास कोई पेरेंट्स हैं। इसपे बिंदी वाला आगे से कहता है कि भड़वे के पास न ही कोई बैकग्राउंड है न ही कुछ है, मुझे लगा था कि वो किसी पावरफुल फोर्स से होगा, लेकिन ये तो बस पूरी तरीके से कचड़ा ही निकला। इसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि किसी को भेज के उसका काम खत्म करवा दो। लेकिन बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि वाइल्ड जोन के अंदर किसी को मारना दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ पे मारना एक दूसरी बात है। भले ही फैमिली हमारी पावरफुल है लेकिन फिर भी। इस पे बिंदी वाला आगे से कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम मो फैमिली का नाम इस्तेमाल करो, किसी शैडो असैसिन को भेज के उसका काम तमाम करवा दो। लेकिन बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि एक शैडो असैसिन की कॉस्ट 1 मिलियन युवान होती है, काफी महंगा है जनाब। जिसपे बिंदी वाला आगे से कहता है कि एक नौकर ही रहेगा, तुम्हारी सोच अभी भी गरीबी वाली है। लिनाई बेस के अंदर सिर्फ कुछ ही फैमिली है जो हमारी फैमिली का मुकाबला कर सकती है, बाकी उनके अलावा जो भी लोग हैं वहाँ पे सिर्फ स्लेव है, नौकर चाकर है साले वो। तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि राजा का बेटा सिर्फ राजा बनता है, यानी कि बड़ी फैमिलीज के अंदर से ही कोई बड़ा इंसान निकल सकता है, बाकी छोटे घर से नहीं। इसीलिए येटियन जैसा कोई भी बंदा इन्हें दिखाई देता है तो ये लोग डायरेक्ट उन्हें मरवा देते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑथर इनकी फैमिली का इतना बड़ा रोला जमा रहा है अभी के लिए, लेकिन कुछ चैप्टर के बाद वो एक रात में इनकी पूरी फैमिली मिटा देता है। हर एक कैरेक्टर को कुत्ते की तरह मारा जाता है जब वो आर्क शुरू होता है। तो बॉडीगार्ड आगे से कहता है कि 5th अकेडमी इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि टैलेंट को निकाला जाए, बल्कि इसलिए। बिंदी वाला आगे से कहता है ताकि ताकतवर कमजोरों का शिकार करे, ऐसे ही दुनिया चलती है। साले तुम 4-5 चैप्टर बाद मिलो तब मैं तुम्हारी खिल्ली उड़ाता हूँ। अब इसके बाद हम लोग येटियन को देखते हैं जो कि आराम से वादियों के अंदर अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था और स्पीड के साथ में, यानी कि भाई साहब ने एक भी दिन नहीं छोड़ा जब ये प्रैक्टिस न करता हो। और बेशक येटियन की स्किल्स भी निखारती जा रही थी और क्योंकि बारिश होने वाली थी तो ये तुरंत घर के लिए कट जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब येटियन घर के लिए जा रहा था तो फिर इसे अचानक से एक खंबे के ऊपर विंडो दिखाई देती है। येटियन को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि दाल में कुछ तो काला है। उसी टाइम पे वो विंडो एक झटके में गायब होती है और शैडो सा कुछ तो येटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और बेशक ये एक शैडो असैसिन था जो कि येटियन के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है, लेकिन येटियन अपनी शॉट के साथ अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। शैडो असैसिन के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये साले अंधेले में हैं, गायब रहते हैं, बेसिकली अपने टैलेंट की वजह से इनविंसिबल हैं, इसीलिए शैडो असैसिन नाम बड़ा है। और शैडो असैसिन सच में येटियन की बजा के रख देता अगर येटियन के पास सिस्टम विंडो न होती। येटियन उससे पूछता है कौन हो भाई, काहे को जान के पीछे पड़े हो? तो शैडो असैसिन बाहर निकलता है और येटियन से कहता है कि अपन वो है जो तुम्हारा जान लेने खातिर आवा है। येटियन दोबारा पूछता है कौन हो भाई, और ये जानवान वाला काम नहीं चलता है। लेकिन शैडो असैसिन दोबारा वही चीज कहता है कि मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। येटियन एक बार के लिए सोचता भी है कि बिंदी वाले ने ये असैसिन भेजा होगा, लेकिन उसे ये बात भी खटक रही थी कि वो तो पहले ही मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंच चुका है, वो खुद भी तो आके येटियन के साथ फाइट कर सकता है, तो वो असैसिन क्यों ही हायर करेगा और ये गंदा तरीका अपनाएगा।
तो ये टियान इस टाइम पे अभी 50-50। वहीं पे वो शैडो असैसिन दोबारा हवा में गायब होता है और ये टियान के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से आगे बढ़ता है, लेकिन ये टियान इस बार भी उसके अटैक को शॉट के साथ डिफ्लेक्ट कर लेता है, लेकिन शैडो असैसिन दोबारा हवा में गायब हो जाता है। ये टियान को समझ में आ जाता है कि शैडो टैलेंट यूजर को इनविजिबल होने का एबिलिटी देता है। शैडो असैसिन दोबारा पीछे से ये टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये टियान इस बार अटैक को डिफ्लेक्ट करने की जगह पे स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को डॉज कर लेता है। इसे शैडो असैसिन भी हैरान हो जाता है कि एक मार्शल डिसाइपल के पास इतनी रफ्तार कैसे हो सकती है, लेकिन ये टियान अटैक करते हुए कहता है भाई बारी मेरी है। जिसके बाद वो पलक झपकते ही शैडो असैसिन के ऊपर आ जाता है और स्लैश मारता है, लेकिन शैडो असैसिन हवा में दोबारा गायब और अटैक डिफ्लेक्ट। ये टियान को शैडो असैसिन की झलक दिखाई देती है तो वो दोबारा स्लैश मारता है, लेकिन शैडो असैसिन इस बार भी ये टियान को चकमा देता है और वो अटैक बिल्डिंग पे जा टकराता है। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि ये टैलेंट की वजह से कोई ऑर्डिनरी बंदा तो साला 2 मिनट के लिए टिक ना पाए, लेकिन मेरे खिलाफ ये थोड़ा सा यूजलेस है। इसके बाद वो ऊपर की तरफ एक स्लैश मारता है जो कि डायरेक्ट शैडो असैसिन के मुंह के ऊपर लगता है एंड द विनर ऑफ दिस मैच इज स्टेटस विंडो। अब इसके बाद शैडो असैसिन एक पत्ते की तरह नीचे आके धड़ाम से गिरता है और वो ये टियान से पूछता है कि एक मार्शल वॉरियर भी मुझे देख नहीं सकता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये टियान उससे कहता है कि अगर जानना चाहते हो तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो, किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। तो शैडो असैसिन दोबारा अटैक करते हुए कहता है कि मैं बताऊंगा लेकिन जब तुम मरने वाले होगे। फिर वो दोबारा ये टियान के ऊपर अटैक करता है और वो इस बार शैडो ब्लेड नाम की एक अटैक का इस्तेमाल करते हुए ये टियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये टियान दोबारा स्पीड की मदद से उस अटैक को डॉज कर लेता है और तेजी से शैडो असैसिन के पीछे जाता है और उसके सीने के अंदर अपनी शॉट को घुसा देता है और उससे कहता है कि मैं दोबारा पूछता हूँ हु सेंट यू। शैडो असैसिन आगे से कहता है कि तुम वो पहले मार्शल डिसाइपल हो जो कि ये सबसे ताकतवर है, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद वो बताते हुए मर जाता है कि यहाँ पे मुझे बिंदी वाले ने भेजा है। ये टियान इससे काफी ज्यादा भड़क जाता है कि सामने से चैलेंज करने की जगह पे इस तरीके से असैसिन भेजा। इसके बाद ये टियान आगे बढ़ता है और उस शैडो असैसिन की शैडो टैलेंट को कॉपी कर लेता है और अब जाके ये अपनी आइकॉनिक लाइन कहते हैं कि तुम्हारा शैडो टैलेंट अब मेरा है। पता नहीं ये टियान के अंदर कहाँ से इतने ज्यादा दरिया दिली आ जाती है कि ये अपने किलर को ही पूरे रीति रिवाजों के साथ दफन कर देता है और मन के अंदर सोचता है कि उसे ताकतवर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका भी हाल किसी दिन शैडो असैसिन की तरह होगा। इसके बाद ये टियान घर पे आ जाता है और फ्रेश होने के बाद वो उन सभी चीजों को चेक करता है जो शैडो असैसिन के पास में थी। शैडो असैसिन के पास एक ब्लेड का सेट था, एक स्किल बुक थी और कुछ पैसों के कार्ड थे, यानी कि कूपन की तरह। ये टियान वेपन्स को चेक करता है तो ये उसके वाले वेपन से ज्यादा अच्छे थे और वैसे भी ये टियान के वेपन्स फाइट के दौरान खराब हो चुके थे, तो अब से वो इनका इस्तेमाल करने वाला था। जिसके बाद वो मनी कार्ड्स को चेक करता है तो उनके अंदर कम से कम 3.5 मिलियन युआन थे, जो काफी ज्यादा है। और वो हंसते हुए कहता है कि बिंदी वाले ने इन पैसों से मेरी जान खरीदने की कोशिश की थी, मैं इनका इस्तेमाल अपनी जान को और ज्यादा जानदार बनाने में करूंगा। जिसके बाद वो शैडो ब्लेड वाली बुक को उठा लेता है और उसके रैंक को चेक करता है तो ये ब्रोंज रैंक पे थी। आयरन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड इस तरीके से है रैंक सेट। ये टियान जब उस स्किल को चेक करता है तो ये स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी थी, शैडो ब्लेड नाम की। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और एक एक करके चैप्टर को पढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि अभी तक येयू घर पे नहीं आई है। इसके बाद ये टियान काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, कहीं बिंदी वाले ने येयू के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए ये टियान नंगे पैरों ही जल्दी से बाहर निकलता है और शहर के अंदर इधर उधर येयू को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो येयू के स्कूल के पास आता है, जहाँ पे वो पूरी ताकत से इधर उधर येयू को ढूंढ रहा था। ये टियान चिंता में इधर उधर की बात सोच ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसकी पेट के ऊपर छाता लगाता है, बिल्कुल गन की तरह, और वो ये टियान से कहता है कि हिलो नहीं। लेकिन ये टियान फुर्ती के साथ उस बंदे के पीछे जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हिलना नहीं। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये हरकत करने वाला और कोई नहीं, येयू थी, जो कि उससे कहती है भैया ये मैं हूँ, अटैक नहीं करियो। ये टियान उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ पे थी, तो येयू आगे से बताते हैं कि वो अपने स्कूल की क्लीनिंग ड्यूटी कर रही थी, तो फिर उसे टाइम लग गया। इसके बाद वो छाता खोलती है और ये टियान से कहती है कि तुम नंगे पैर और बिना छाते के इतनी बरसात में क्यों चले आए। इसके बाद वो दोनों एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक काली गाड़ी थी जिसके अंदर बिंदी वाला था, जो कि ये टियान को देख के कहता है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। अब इसके बाद ये दोनों घर जाते जाते रास्ते के बीच में दबा के खाना पीना खा रहे थे और मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे थे। वहाँ पे बिंदे वाली की गाड़ी अभी भी इनका पीछा कर रही थी और ये टियान को थोड़ी देर में ही समझ में आ जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है।
खैर इसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं जहाँ पे ये डिनर बनाने वाली थी, लेकिन ये टियान अभी भी खिड़की से नीचे झांक रहा था जहाँ पे अभी भी वो गाड़ी खड़ी थी। अब इसके बाद हम लोग ये को उसकी क्लास के अंदर देखते हैं और उसके क्लास के ऊपर हम लोग ये टियान को देखते हैं जो अभी भी अपनी बहन को गार्ड कर रहा था। इसके बाद वो नीचे की तरफ कार की तरफ देखता है तो ये कार भी पिछले 3 दिनों से ये का पीछा कर रही है और ये टियान का खून अभी उबाले ही मार रहा है कि कोई उसकी बहन को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ये लाइन क्रॉस करने वाली चीज है। लेकिन तभी वो कार वहां से जाने लगती है तो ये टियान उसका पीछा करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कार एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाती है और ये टियान भी उसका पीछा करते वहां पे आ जाता है। बिल्डिंग के अंदर बिंदी वाला दबा दबा के किसी को धड़ाधड़ पे ले जा रहा था क्योंकि इसने बिंदी वाले से पैसे लिए थे और पैसे लौटा नहीं पा रहा था। वो पता नहीं ये बड़वा संगजिनवो की तरह क्यों पोज मार रहा है, लेकिन ये बिंदी वाला उस बंदे से कहता है कि मुझसे पैसा लेके हजम कर जाओगे, तुम्हें क्या लगा कि वसूलने नहीं आऊंगा। तो ये आगे से माफी मांगता है और उसी टाइम पे वहाँ पे बिंदी वाले का बॉडीगार्ड आ जाता है। तो बिंदी वाला उसे पूछता है कि शैडो असैसिन के बारे में खबर मिली। तो बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शायद से उन लोगों को किसी दूसरे असैसिन को हायर कर लेना चाहिए। बिंदी वाला उस बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि किसी को लगता है कि कोई मुझे जैसे अमीर फैमिली की डिसेंडेंट से पैसे स्कैम कर सकता है। बेसिकली ये वाली बात वो अपने बॉडीगार्ड से कह रहा था और साथ में उस बंदे को बुरी तरीके से पीट रहा था। बॉडीगार्ड आगे से कहता है कि मैं पैसा चुराने की गलती नहीं करूंगा मालिक। और कुछ ही देर में वो बंदा मारा जा चुका था। तो बिंदी वाला कहता है कि लाश ठिकाने लग दो। इसके बाद वो पीछे मुड़ के अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम्हें उसकी छोटी बहन को निपटा देना है, अभी तक तुमने वो काम क्यों नहीं किया। तो बॉडीगार्ड आगे से बताता है कि वो ये काम अपने दोस्त को देने वाला था लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ये काम खुद ही करना पड़ेगा ताकि कोई भी गलती ना हो। लेकिन बिंदी वाला उसके पास जाता है और उसके पीठ के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती की सजा थी, अगली बार से अपना काम अच्छे से करना। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इसका अंत इतना ज्यादा अजीब होगा ना कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये टियान जल्दी से अपने ब्लेड्स को बाहर निकालता है और इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है शैडो टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए कि वो बिंदी वाले की गर्दन एक झटके में काटता है 1 सेकंड के अंदर और सियों से उसके पार निकल जाता है। और बस इसी तरीके से बिंदी वाले का खेल खत्म। ना कोई टॉर्चर ना ही कोई बोलबाला, सीधा मुंडी उड़ा डाला। जिसके बाद वो सभी बॉडीगार्ड आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे मालिक को किसने मार दिया, जल्दी से ढूंढो। बॉडीगार्ड को पता लग जाता है कि जिसने भी अटैक किया है वो एक शैडो टैलेंट का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद ये टियान उन लोगों के सामने आता है। तो बॉडीगार्ड पहले तो वो शैडो असैसिन समझ लेता है, लेकिन जब ये टियान अपनी शकल दिखाता है तो बॉडीगार्ड हैरान होकर कहता है कि तुम्हारे पास शैडो टैलेंट कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारी कुंडली निकाली थी, तुम बस एक कचड़े हो वीक टैलेंट के, तुम एक स्ट्राइक में मास्टर को कैसे मार सकते हो। ये टियान इन सभी सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था तो वो एक लंबी सांस लेता है, जिसके बाद धड़ल्ले से बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। तो बॉडीगार्ड आगे से कहता है नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो ये टियान अटैक करते हुए कहता है कि आपकी तत्काल की टिकट कट चुकी है, इसलिए भाड़ में जाए। इसके बाद वो 2 ही स्लैश मारता है और बॉडीगार्ड का भी गेम मचा देता है। इसके बाद ये टियान अपने पास से एक कपड़ा बाहर निकालता है और ये भी शैडो असैसिन के पास से ही निकला था। जिसके बाद वो खून को ब्लेड से पोंछता है और उस कपड़े को वहीं डालता है ताकि जितना भी शक है वो सभी शैडो असैसिन के ऊपर जाए, ये टियान के ऊपर नहीं। ये टियान जाते हुए कि जब नर्क में तुम्हारी बुंड में गरम तेल डाला जाएगा ना, तब गरम तेल डालने वाला तुम्हारे कानों में ये कहेगा तुम्हारी जलन को बढ़ाने के लिए कि तुमने आखिरी बार जिस बंदे से पंगा लिया था वो तुम्हारे खानदान को भी बजा के आने वाला है। तो ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया। अब इसके कुछ घंटों के बाद वहाँ पे बिंदी वाले का बाप आता है जो कि आगे से कहता है मेरे बेटे को किसने मारा। जिसपे वो लोग आगे से बताते हैं कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता चला है कि ये काम किसी किलर का लगता है जो शैडो असैसिन से है। जिसपे बिंदी वाले का बाप आगे से कहता है कि उन लोगों ने शैडो असैसिन को हायर किया। अब इसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पे एल्डर मो आते हैं जो मो फैमिली में सबसे बड़े हैं और सबसे पावरफुल भी हैं। वह बिंदी वाले का फादर ग्रेट एल्डर मो के सामने कहता है मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है, आपको इसका बदला लेना ही पड़ेगा। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बिंदी वाला इनकी फैमिली के लिए फ्यूचर जनरेशन का लॉर्ड था, लॉर्ड। इसलिए इन लोगों को काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ है क्योंकि बिंदी वाले की मदद से ये लोग लिन हाई बेस के अंदर अपनी पोजीशन को और ज्यादा बढ़ा सकते थे। वह बिंदी वाले का फादर आगे से कहता है कि आपको मेरे बेटे की मौत का बदला लेना पड़ेगा, आप उसकी मौत को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद एल्डरमो वहाँ पे उस कपड़े को उठाते हैं जो ये टियान ने ही छोड़ा था और जब वो उस कपड़े को चेक करते हैं तो फिर उन्हें एक झटका लगता है। बाकी इन लोगों को ये टियान के ऊपर कोई भी शक नहीं था, इन्हें ऐसा ही लग रहा था कि किसी दूसरी बड़ी फैमिली ने शैडो असैसिन हायर करके अटैक करवाया होगा। वहीं पे जब ग्रेट एल्डर उस कपड़े को उठाते हैं तो फिर उन्हें साइड में एक हल्का सा निशान दिखाई देता है जो कि आयरन फैंग का था और ग्रेट एल्डर मो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। अगला सीन एकेडमी का होता है जहाँ पे हम लोग
देखते हैं कि मोटू ये टियान को बता रहा था कि कल रात ही बिंदी वाले के ग्रुप के साथ साथ बिंदी वाले का भी खेल खत्म हो गया, बेचारों की गर्दनें काट दी गई थी। लेकिन मो फैमिली को सबसे ज्यादा शक आयरन फैंग के ऊपर हो रहा है। और एक और चीज, आयरन फैंग बेस है जो कि लिन हाई बेस से ज्यादा शक्तिशाली है और ज्यादा ताकतवर है। और मोटू ये टियान को हर एक डिटेल दे रहा था कि कैसे बिंदी वाले की बॉडी मिली, कैसे उसकी गर्दन अलग थी। वह भी ये टियान को सुकून था कि उसके ऊपर कोई शक नहीं कर रहा है। और मोटू ये टियान से कहता है कि तो साले बहुत ज्यादा लकी है वे, बिंदी वाला तुम्हारा खून करना चाहता था, किसी ने उसका ही खून कर दिया। और अब मुझे फील हो रहा है कि ऑथर सच में समझदार है, क्योंकि ये टियान यहाँ पे इस चीज के बारे में भी सोचता है कि उसने वहाँ पे सिर्फ शैडो की हैंकरचिप छोड़ी थी ताकि उसके ऊपर शक न आए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हैंकरचिप के ऊपर आयरन फैंग बेस का भी सिंबल बना हुआ है। और ये टियान को इसके ऊपर शक हो रहा था कि मो फैमिली का बुड्ढा कहीं चाल तो नहीं चल रहा है, कहीं वो ये टियान को कुत्ता बना के मारने का इरादा रख रहा हो, उसे सब कुछ पता चल चुका हो, या फिर ये आयरन फैंग बेस की कोई स्कीम भी हो सकती है जिससे वो लोग दोनों बेस के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद करना चाहते हो। अगले दिन हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि सुबह 4 बजे ही उठ जाता है और कपड़े वपड़े पहन के अपना बैग उठा के बाहर जा ही रहा था कि उसी टाइम पे ये यू आ जाती है जो कि उसे पूछती है कहाँ चले। तो ये टियान उसे बता देता है कि वो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है ताकि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो ताकतवर बन सके। और वो ये भी बता देता है कि वो कुछ टाइम के लिए घर पे नहीं रहेगा। ये उससे पूछती है अकेले जा रहे हो या फिर दोस्तों के संग जा रहे हो, लेकिन ये टियान उससे बस इतना ही कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि सही सलामत वापस आना भाई। जिसके अगले सीन में हम लोग ये टियान को वाइल्ड जोन के अंदर देखते हैं जहाँ पे ये टियान कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए आया था ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन ये टियान वहाँ पे जैसे ही लैंड होता है तो धरती अचानक से हिलने लगती है और जब वो साइड में देखता है तो फिर उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुल मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि छोटे मॉन्स्टर्स को बुली करके उनकी मुंडी मुंडी तोड़ रहा था। विंडो ये टियान को बताती है कि ये मास्टर आर्मर्ड ऑक्स है, ब्लड लाइन टैलेंट तो वीक टायर है, लेकिन जो डिफेंस टैलेंट है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। अब इसके बाद वो ऑक्स डीमन ये टियान को देख लेता है तो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। तो ये टियान भी बैग को नीचे रख देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन ये टियान जैसे ही अपनी ब्लेड्स के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक इनविजिबल डिफेंस शील्ड आ जाती है जो कि ये टियान को पीछे झटक देती है। झटके की वजह से ये टियान दूर जाके पत्थरों में जाके गिरता है। लेकिन ये टियान को टैलेंट पसंद आ जाता है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो इस टैलेंट को अपना बना लेगा। जिसके बाद वो दोबारा बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर दोबारा ये टियान के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है तो ये टियान आगे से कहता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म वाला टैलेंट मुझे तो चाहिए ही। जिसके बाद वो भी तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जिगजैग में जाते हुए उस मॉन्स्टर के मुंडे के ऊपर जाता है और वह बताता है कि मॉन्स्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी आंखें उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होंगी। जिसके बाद वो दोनों ब्लेड्स के साथ में मॉन्स्टर की आंखों के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन डिफेंस शील्ड उसकी पूरी बॉडी के ऊपर थी, यहाँ तक कि आंखों के ऊपर भी। इसलिए ये टियान जब अटैक करता है तो वो खुद ही दोबारा उछल जाता है पीछे की तरफ। लेकिन ये टियान दोबारा उस शील्ड के ऊपर 3-4 स्लैशेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन डिफेंस इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो ये टियान की एक ब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिससे ये टियान काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसी टाइम पे साइड से एक जोरदार घूंसा सीधा ये टियान के मुंह के ऊपर पड़ता है, जिससे वो उड़ते हुए दोबारा पत्थरों में जाके घुसता है। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल टैलेंट होने के बावजूद वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये टियान के ऊपर अभी कूल डाउन का टाइम लगा हुआ था। वो 16 दिनों के बाद ही कोई भी टैलेंट कॉपी कर पाएगा। अभी के लिए वो सिर्फ फाइट कर सकता है बस। खैर ये टियान को अपनी ब्लेड देख के समझ में आ जाता है कि जब तक वो कोई वीक पॉइंट को ढूंढ नहीं लेता है तब तक अटैक करना पूरी तरीके से वेस्ट है। इसीलिए वो जल्दी से शैडो टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद को इनविंसिबल कर लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है उसके वीक पॉइंट को ढूंढने के लिए। और वो चारों तरफ से शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए वीक पॉइंट को ढूंढ रहा था, लेकिन ये टियान को एक भी वीक पॉइंट दिखाई नहीं देता है। ये टियान का दिमाग खराब हो जाता है वीक पॉइंट को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसे वीक पॉइंट मिलता ही नहीं है। और जब ये टियान पलटी मार के उस बीस्ट के पीछे बैठा हुआ था तो फिर तभी उसको मॉन्स्टर की मोटी ग्यार्ड दिखाई देती है जो 8 लेवल ग्यार्ड थी। अब जिन्हें ये बात नहीं पता है तो जंजी की भाषा में मोटी गान को ग्यार्ड कहते हैं। और ये टियान मन के अंदर सोचता है कि साला इसी जगह पे ये डिफेंस लेयर इतने ज्यादा पतले क्यों है। लेकिन ये टियान को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सीधा अंदर घुस जाता है अटैक करने के लिए। जिसके बाद वो दूसरी साइड से बाहर निकलता है खून की पिचकारी मारते हुए। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये टियान ने ग्यार्ड के ऊपर अटैक किया है तो भाई नहीं, उसने 2 बड़ी बड़ी चीजें काट दी हैं। ये टियान ने भाई के टट्टे उड़ा दिए। अब बेचारा वो फ्यूचर में क्या करेगा तुम ही बताओ। और अखरोटों के कटने का दर्द बेचारे के दिल में तुम लोग साफ देख सकते हो कितनी जोर से चीख रहा है। ये दर्द मुझे भी फील हो रहा है। और हैवी ब्लीडिंग की वजह से भाई साहब अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसी मौत किसी को भी ना मिले।
और हम लोग ये टियान के मुंह के ऊपर मुस्कान देखते हैं। भाई तुम मुस्कुरा कैसे सकते हो, तुमने एक अच्छे बच्चे बालक की 2 गोटे काट दिए। अब इसके बाद ये टियान आगे बढ़ता है और वो दिल के अंदर छेद करके जो भी ब्लड था उसे भी इकट्ठा कर लेता है। और ये टियान यहीं पे ही नहीं रुकता है, जो टेस्टिकल यानी कि गोटे इसने काटे थे ये उन्हें भी अपने साथ ले जाता है, और साथ में आंखें भी और साथ में स्किन भी, क्योंकि वो भी वैल्यूएबल होती है। लेकिन एक ऑक्स बीस्ट की सबसे कीमती चीज उसके खून होते हैं यानी कि सींगे, इसलिए ये टियान उन्हें भी काट लेता है। और सारा माल इकट्ठा करने के बाद वो एक अच्छी जगह ढूंढता है कल्टीवेट करने के लिए। इसके बाद ये टियान वहाँ पे दोबारा अपना माहौल जमाता है, चकने बाहर निकालता है, मूंगफली, तली हुई और ब्लड। इसके बाद ये टियान वहाँ पे सबसे पहले ब्लड पीता है, चखना लेता है और कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। अगला सीन 20 दिनों के बाद का होता है और हम लोग ये टियान को देखते हैं और इसके बाल बढ़ चुके थे। अब इसके बाद ये टियान अपनी आंखें खोलता है तो इसकी आंखें चमक रही थी। इसके बाद ये एक भेड़िए की तरह दहाड़ मारता है, जिससे आसपास के कौवे उड़ जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। और अब इतनी देर बाद जाके हमें कोई दूसरी फीमेल लीड दिखाई जाती है। हम लोग देखते हैं कि उस रेगिस्तान में 2 लड़कियां आए हुई थी, जिनमें से एक जूनियर थी और एक सीनियर थी। जूनियर वाली कहती है कि वो देखिए शायद से वहाँ पे किसी ने ब्रेक थ्रू किया है। और हम लोग इनके कपड़ों के ऊपर मार्शल पवेलियन का टैटू भी देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये टियान देखते हैं और इसने सक्सेसफुली मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही में इसने सारे ब्लड को खत्म कर लिया था और 20 दिन भी हो चुके थे, तो कूल डाउन को अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। इसलिए ये टियान अपने बैग को उठाता है डिफेंस टैलेंट को कॉपी करने के लिए और तेजी से उस ऑक्स डिमन के पास पहुंचता है। लेकिन अब तक वो बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, सिर्फ हड्डियां बची थी। इसीलिए सिस्टम ये टियान को मना कर देता है टैलेंट कॉपी करने के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी को 1 पीस में होना चाहिए, तभी वो टैलेंट को कॉपी कर पाएगा। ये टियान इससे काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि अगर उसे ये वाली बात पता होती तो वो बॉडी को पूरी टुकड़ों में ना काटता और 1 पीस में रखता। उसी टाइम पे वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती हैं, जो कि दूर से ये टियान को देख रही थी। जूनियर वाली कहती है क्या उसने ही उस मॉन्स्टर को मारा है, जिसपे बड़ी वाली आगे से बताती है कि उसने हाल ही में ही मार्शल वॉरियर रियलम में ब्रेक थ्रू किया है और वो मॉन्स्टर काफी टाइम पहले ही मारा जा चुका था। तो छोटी वाली कहती है कि वो यहाँ पे बस लाश से माल इकट्ठा करने के लिए आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कोई एक मॉन्स्टर को मार सके, वो तो बस एक मार्शल डिसाइपल है। अब इसके बाद ये टियान वहाँ पे भाई रेगिस्तान में ये पानी कहाँ से आया मुझे ये बताओ। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये टियान यहाँ पे आता है खुद को साफ करने के लिए। इसके बाद ये अपने कपड़े उतारता है, लेकिन ये दोनों अभी भी उसके ऊपर नजर बनाई हुई थी। छोटी वाली कहती है कि ये गंदा काम करने वाला है, तो बड़ी वाली कहती है कि चुप्पे चाप यहाँ से निकलो, उसे नहाने दो। हम लोग देखते हैं कि ये टियान सीधा पानी के अंदर एक लंबी डुबकी मारता है और खुद को साफ करने लगता है। हाइजीन भी मेंटेन रखना है भाई। अब इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट एक मार्केट प्लेस का होता है। ये टियान ने जो भी माल इकट्ठा किया था उसे बेचना भी तो है, और ये टियान उसी पवेलियन के अंदर घुसता है जहाँ से वो दोनों लड़कियां थी। लेकिन उसी बीच वो दोनों लड़कियां भी अंदर से बाहर आ रही थी और ये टियान उनके बगल से होते हुए गुजरता है। फिर ये टियान जैसे ही बली वाली लड़की को देखता है तो फिर वो सीधा पीछे मुड़ के कहता है ये यू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि जो बड़ी वाली लड़की है वो ये टियान की छोटी बहन की हूबहू डुप्लीकेट है। मैंने 4 बार मिलाया है अलग से, बस आँख के नीचे एक तिल का फर्क है, बाकी दोनों जेरोक्स कॉपी हैं। मैंने बताया ना कि ऑथर सिस कौन है, बहन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। वह पे बड़ी वाली लड़की एकदम डायरेक्ट सीरियस, ये सोचते हुए कहीं ये रिस्क करने की कोशिश तो नहीं कर रहा पटाने की। लेकिन ये टियान को बाद में समझ में आ जाता है कि उसकी बहन इतनी दूर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन जब ये टियान उसकी तरफ एक नजर देखता है तो स्टेटस विंडो बाहर निकल आती है। लेकिन ये टियान ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की का टैलेंट लाजवाब है। इसके पास 3 टैलेंट थे। पहला कल्टीवेशन टैलेंट था जो हायर टायर का था, इसके पास शॉर्ट टैलेंट था जो मिड टायर का था, इसके बाद स्पीड टैलेंट था जो लो टायर का था। जैसे ये टियान को समझ में आ जाता है कि ये एक रियल जीनियस है। वह भी छोटी वाली बुद्ध की आगे से कहते हैं कि तुम किसी अपनी सिस्टर कह रहे हो, तुम बस एक कबाड़ी हो कबाड़ी। इसने देखा था ये टियान को उस हड्डी वाले बीस्ट के पास, तो इसे यही लग रहा है कि ये टियान लाशें उठाता है। ये टियान मन के अंदर सोचता है कबाड़ी मैंने कब कचरा उठाया भाई, और वो खुद को सूंघते हुए कहता है कहीं बदबू तो नहीं आ रही। लेकिन उसे टाइम वो बड़ी वाली लड़की जिसका नाम युए लिंग है वो छोटी वाली को अपने पास बुलाती है और उसे कहते हैं कि जबान ज्यादा न चले। इसके बाद वो उसके कान के अंदर एक मंत्र डालती है और उससे कहती है कि जाओ जाके ये फूंक दो। तो बुद्ध की ये टियान के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि युवे उसकी मास्टर है। जिसके बाद वो ये टियान के अपने साथ खींच के लेके जाती है, ये कहते हुए कि तुमको सप्लाईज लेने के लिए आए थे ना मार्शल पवेलियन के अंदर, मेरी मास्टर वहाँ की मैनेजर है, तुम चलो मैं तुम्हें लंबा चौड़ा डिस्काउंट दूंगी। जीटीआर मन के अंदर सोचता है लंबा चौड़ा डिस्काउंट पर किस लिए, लेकिन वो लोग एटीएन को अंदर ले ही आते हैं और एटीएन वहाँ का सामान देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि शॉप काफी ज्यादा बड़ी थी और जो भी आइटम रखे हुए थे वो भी टॉप क्वालिटी के थे। एटीएन को सबसे पहले चाय दी जाती है पीने के लिए। इसके बाद एटीएन वहाँ पे अपनी सभी चीजों को बाहर निकालता है जो उसने अभी तक कलेक्ट किए थे। छोटी वाली लड़की एटीएन को बताती है कि उसकी टोटल वैल्यू 20,000 युआन हो रही है, लेकिन वो लोग उसे डबल पे करेंगे, इसलिए इसको बदल के 40,000
युआन किया जा रहा है। ये टियान हैरान होकर कहता है कि साला पैसा कमाना इतना आसान था, अब तक मैं कहाँ था। इसके बाद वो लोग ये टियान को कूपन कार्ड देते हैं और एक कार्ड के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए थे। ये टियान पैसों को देख के खुश हो ही रहा था कि उसी टाइम पे छोटी वाली ये टियान से कहती है कि हमारे मास्टर ने कहा है कि हमें थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखानी है माफी मांगने के लिए, तो अगर तुम कुछ माल खरीदना चाहो तो उसके ऊपर 50% ऑफ मिलेगा। ये टियान आगे से कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, लेकिन जो भी आइटम लिस्ट के अंदर थे वो औकात से ज्यादा महंगे थे, कोई ऑर्डिनरी बंदा इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन ये टियान के पास 1 मिलियन का कार्ड पड़ा हुआ था, वो भी उसी की मौत का। इसलिए ये टियान को जो भी आइटम चाहिए थे वो उन सभी को खरीद लेता है और डिस्काउंट के बाद ये टियान का टोटल बैलेंस 78,000.5 की युआन पड़ता है। लेकिन युआन को बस 70,000 देने थे, डिस्काउंट का बोलबाला है और ये टियान वही अपनी डेथ रो वाला कार्ड इस्तेमाल करता है और सारी पेमेंट कर देता है। लेकिन उसे ये तो समझ में आ जाता है कि उसे इतना सब कुछ इनाम सिर्फ कबाड़ी बोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो बस एक नॉर्मल सा गरीब बच्चा है, ये लोग मेरे अंदर क्या ही देख लेंगे, यहाँ पे कुछ तो बात होगी ही, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, माल से मतलब है, मैं तो चला। लेकिन उसी टाइम पे वो लड़की ये टियान को रोकती है तो ये टियान को समझ में आ जाता है कि चीजें सिंपल नहीं होने वाली है और वो पीछे मुड़ के पूछता है कि क्या चाहिए। तो वो लड़की बताती है कि ये वह उससे मिलना चाहेगी। ये टियान इस चीज के लिए मान जाता है और आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ये टियान जब कमरे के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे युवे बैठी हुई थी और जब ये टियान युवे को दोबारा देखता है तो फिर उसे फिर से वही फीलिंग आती है कि ये हूबहू मेरी बहन की डुप्लीकेट है, जेरोक्स कॉपी है ये। इसके बाद युवे आगे बढ़ती है और अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है कि वो युवे लिंग है मोहाई बेस से और ये वो इलाइट मार्शल वॉरियर है। वहीं पे वो दोनों जैसे ही हाथ मिलाते हैं तो ये टियान को मौका मिल जाता है टैलेंट कॉपी करने का और वो तुरंत टैलेंट को कॉपी भी कर लेता है। इसके बाद ये टियान अपने बारे में बताता है। इसके बाद ये टियान को चाय पिला जाती है और उसे बताया जाता है कि जो भी लोग मार्शल पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे आते हैं उन्हें वैल्यूएबल गेस्ट समझा जाता है। ये टियान आगे से कहता है कि मैं पैदाइशी गरीब हूँ, गलियों में पड़ा हूँ, नाली से गेंद निकाला हूँ, बात बात पे गाली देता हूँ, मैं कहाँ से वैल्यूएबल गेस्ट हुआ। इस पे युवे उसे कहते हैं कि कॉमन भले ही पैदा हुए हो, नालियों से गेंद निकाले हो, लेकिन फिर भी तुम वैल्यूएबल हो। ये टियान मन में सोचता है कि ये युवे के मुकाबले काफी ज्यादा शांत है, वो तो हमेशा बसती रहती है और हमेशा एंजॉय और मस्त रहती है। जिसके बाद युवे टियान से कहते हैं कि मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ, तो मैं यहाँ पे बुलाने के लिए सिर्फ चाय पिलाने का मकसद नहीं था, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने मार्शल पवेलियन के अंदर इनवाइट करूँ। जिसके बाद वो टियान की तरफ अपने रोजारियो को आगे बढ़ाती है, जो सिंबल है भाई कि तुम मार्शल पवेलियन के हिस्सेदार हो। और मुझे पता नहीं लेकिन ऑथर जानबूझ के भाई वो सिस कौन वाली चीजें करना चाहता है, क्योंकि ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अगर उसकी छोटी बहन ये युवे उसे ये कहे कि ब्रेक ब्रदर प्लीज मार्शल पवेलियन को ज्वाइन कर लो, तो ये टियान कभी भी मना कर ही नहीं पाएगा उसके चेहरे को। ये टियान युवे से कहता है कि उसे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मोहाई बेस काफी ज्यादा पावरफुल है और बाउंडलेस है, उनके पास लगातार किसी भी तरीके के टैलेंट की कमी नहीं होगी और वो तो एक नॉर्मल सा बच्चा है, नोविस मार्शल रियलम पे है वो, तो फिर मोहाई बेस उसे ज्वाइन क्यों करवाना चाहता है। युवे आगे से बताती है कि उनका मोहाई बेस सच में काफी ज्यादा बड़ा है और उन्हें टैलेंट की कभी भी कमी नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें हमेशा टैलेंट की जरूरत रहती ही है। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 ईंट उठा सकते हो, लेकिन अगर 4 उठा लोगे तो क्या बुराई है एक साथ रख के। ये टियान भी मन के अंदर सोचता है कि बात सेंस तो बनाती है और ये टियान को अब यकीन हो जाता है कि युवे उसकी छोटी बहन ये जो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी बेवकूफ बहन कभी भी इस तरीके के सीरियस वर्ड्स कह ही नहीं सकती है। वह बुद्ध की ये टियान से पूछते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा हेजिटेशन क्यों हो रही है, ये तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक कि पावरफुल फैमिली के एलाइट डिसाइपल भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ये मौका नहीं मिलता है। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अपॉर्चुनिटी तो कमाल की है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मतलब है कि मेरे ऊपर बांध लग जाएंगे और गलती से भी अगर किसी को मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका साले वो तो मुझे जिंदा जला देंगे। इसलिए जब तक उनसे लड़ने के लिए ताकत नहीं हो जाती है तब तक इंडिपेंडेंट ही रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। वह भी युवे भी ये टियान से पूछती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा हेजिटेशन क्यों हो रही है, मैं जानना चाहूंगी। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि साला इस चेहरे को ना कहना बड़ा मुश्किल है। ब्रदर What's that? ये टियान आगे से बुद्धि दौड़ाता है और बताता है कि तुमने यहाँ पे आयरन फैंग के इन्वेजन के बारे में सुना ही होगा कि कैसे फैमिलीज आपस में ही लड़ मर रही है और साला उसकी वजह से मुझे यहाँ पे शांति भरे दिन मिलने का जीने का मौका मिल रहा है और मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता और ना ही मैं उन्हें कुत्तों की तरह सर्व करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, एक कुत्ती। ये टियान कहता है कि नहीं तुम नहीं हो। तो फिर ये उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करने में क्या बुराई है, मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
है। इसके बाद वे ये टियान की तरफ देखती है और ये टियान उसकी तरफ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये टियान पवेलियन मेंशन से बाहर निकल आता है और मन के अंदर सोचता है कि मार्शल वॉरियर क्या है और टैलेंट क्या है। इसके बाद ये टियान इसी तरीके की बातें करता है कि मार्शल वॉरियर टैलेंट को प्रोसेस करता है। इसके बाद मार्शल वॉरियर्स को मिशन दिए जाते हैं और मार्शल वॉरियर का एग्जिस्टेंस यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए है। इसी बीच हम लोग कुछ बच्चों को देखते हैं और उनकी फुटबॉल गलती से कुछ बड़े लोगों के पास चले जाते हैं। तो वो बच्चा बड़े प्यार से कहता है, अंकल अंकल बॉल को किक करके वापस कर दो हमें। लेकिन ये बड़वा पता नहीं क्यों बॉल के ऊपर पैर मार के उसे फोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद उन सभी की कुछ ऐसे ऑपरेशन करने से फटती है जो ताकतवर बीस्टों का सामना करने में जाते हैं। और वो साले यहाँ पे लोगों को बुली करते हैं और इसके लिए अलग से कढ़ाई तली जाएगी जिसके अंदर मिर्च मैं डालूंगा। मैं भी ये टियान का इतना सा बोल बच्चन बस ये ही था कि इसे ताकतवर बनना है ताकि ये ताकतवर बीस्टों के साथ साथ कुछ हरामी लोगों को भी निपटा सके। इसके बाद ये टियान युवे के टैलेंट को भी कॉपी कर लेता है। मैं बता दूं कि टैलेंट सेम थे लेकिन उनका जो लेवल था वो हाई था, इसीलिए ये टियान ने यहाँ पे टैलेंट को कॉपी किया था। इसके बाद ये टियान अपने घर पे आता है तो युवे जैसे ही ये टियान को देखती है तो उसे गले लग जाती है और कहती है स्वागत है आपका। लेकिन वो बाद में ये टियान को छूते हुए कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो लोहे की तरह कुछ ज्यादा ही टफ हो गई है। तो ये टियान उसे बताता है कि उसका भाई पहले ही मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंच चुका है। इसको सुन के ये जुवे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे से उछलते हुए कहती है कि हमारी फैमिली के अंदर भी अब एक मार्शल वॉरियर है, अब हम लोग दबा के खाएंगे। वह टियान मन के अंदर सोचता है कि जब तुम्हारा टैलेंट भी अवेकन होगा तब तुम भी मार्शल वॉरियर पे ही अवेक होगी, क्योंकि मैं लगातार तुम्हारे टैलेंट को बढ़ाता रहूंगा। वहीं पे ये जुवे का टैलेंट बढ़ के 9 टायर का हो चुका था। अब इसके बाद ये अपने पास से एक कैंची बाहर निकालती है और एक दरिंदे की तरह हंसते हुए टियान से कहती है कि इधर आओ, तुम्हारे बाल बनाए देती हूँ, तुम इन लंबे बालों में एक भिखारी की तरह लग रहे हो। ये टियान आगे से कहता है कि नहीं मैं इसे में ही ठीक हूँ, लेकिन ये उसे कहती है कि तुम्हें खुद को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अब तुम एक मार्शल वॉरियर हो। इसके बाद ये टियान अपने बालों को कटवाने लगता है और ये से कहता है कि तुम हमेशा की तरह नॉर्मल कटी काटो, कटोरा कट। जिसपे ये उसे कहती है कि इसमें तो मैं माहिर हूँ, अभी काटे दे रही हो, कटोरा ही तो रखना है मुंडी पे। ये टियान हमें बताता है कि जब से उनके पेरेंट्स की मौत हुई है तब से ही ये उसके बालों को काट रही है। शायद से अब तुम्हें अंदाजा लग जाए कि ये टियान अपनी बहन के साथ इतना ज्यादा लगाव क्यों रखता है। हम लोग देखते हैं कि युवे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी बाल काटने में। 8 साल की बच्ची कैंची पकड़ा दोगे बेशक डरेगी यार। और ये टियान से कहती है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें तो चोटें लगी हैं। लेकिन ये टियान मना कर देता है, ये कहते हुए कि बस हल्की सी खरोच है और ऊपर से हॉस्पिटल जाने पे पैसे लगेंगे। इसी के लिए ये टियान के मत्थे के ऊपर छोटा सा कट लग चुका था क्योंकि उसने एक लड़ाई कर ली थी। बाकी पीछे तो एक कठी लगा है लेकिन हाथ और आंख सूज चुके हैं और टूट चुके हैं। लेकिन ये फिर भी मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहता है कि बालों को छोटा कर दो बस और चोट के ऊपर ड्रेसिंग कर दो। लेकिन आखिर में ये के हाथों से कैंची गिर ही जाती है और वो आगे से रोते हुए कहती है कि अगर ये टियान के पास में इमॉर्टल जेलीफिश की एबिलिटी होती तो उसे कभी भी चोटें न लगती। ये टियान उससे पूछता है कि इमॉर्टल जेलीफिश की एबिलिटी क्या है। तो ये टियान से कहती है कि तुम ये वाली बात भूल गए, तुम मेरे लिए कहानी पढ़ा करते थे जिसके अंदर इमॉर्टल जेलीफिश के पास हीलिंग टाइप एबिलिटी हुआ करती थी। उसे जब भी चोट लगती थी तो वो खुद ही हील हो जाया करता था। ये टियान उससे कहता है कि ये सब बच्चों की कहानियां हैं, तुम उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ दो। लेकिन ये आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये सच है सच। तो ये टियान उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, शायद से जब मैं टैलेंट अवेकन करूंगा तो फिर मुझे हीलिंग एबिलिटी मिल जाएगी, तो फिर मुझे चोट नहीं लगेगी और मैं तुम्हें फिर प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इसलिए ये टियान इस बार यहाँ पे उठते हुए कहता है इमॉर्टल जेलीफिश और वो कटिंग को बीच में ही छोड़ के अपने कमरे की तरफ भाग जाता है और वही किताब दोबारा उठाता है जिसके अंदर लेजेंड्स के बारे में कहानियां होती है। ये टियान इस किताब के अंदर इमॉर्टल जेलीफिश की कोई पेज ढूंढ रहा था और उसे मिल भी जाता है कि इमॉर्टल जेलीफिश वाटर टाइप बीस्ट है जिसके पास हीलिंग टैलेंट है और इसकी लोकेशन लेक ऑफ डेथ थी। ये उससे पूछते हैं कि तुम क्या चीज ढूंढ रहे हो। तो ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अगर उसे एक हीलिंग टाइप एबिलिटी मिल जाती है तो फिर उसे फ्यूचर में चोट लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही येयो को उसकी चिंता होगी। इसके बाद वो येयो को बताता है कि वो इमॉर्टल जेलीफिश के बारे में ढूंढ रहा है। तो इस बार येयो उससे कहती है कि ये बच्चों की कहानियां हैं, ये सब झूठ होता है। लेकिन ये टियान उसे कहता है कि कुछ कहानियां सच होती हैं। लेकिन येयो उससे कहती है कि इधर आओ, तुम्हारी हजामत बनानी है, जल्दी से बैठ जाओ। जिसके बाद हम लोग ये टियान को दोबारा कटोरा कट में देखते हैं और ये टियान यहाँ पे बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ाई कर रहा था और इसे पता चलता है कि जो मार्शल वॉरियर होते हैं वो अपनी बॉडी को टेक्निक की मदद से ताकतवर बना सकते हैं। नॉइस मार्शल वॉरियर अपनी स्किन को, मिड स्टेज मार्शल वॉरियर अपनी मसल्स को
और लेट स्टेज मार्शल वॉरियर अपनी बोन्स को। इसलिए ये टियान कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है इस चीज को चेक करने के लिए, और साथ ही में वो बीस्ट ब्लड का भी इस्तेमाल करता है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद जब वो कल्टीवेशन के लिए ट्राई करता है तो फिर उसकी कल्टीवेशन स्पीड 4-5 गुना बढ़ जाती है, और ये टियान फैसला करता है कि जैसे उसका कूल डाउन पीरियड खत्म होगा वो लेक ऑफ डेथ के लिए निकल जाएगा ताकि वो इमोर्टल जेलीफिश की एबिलिटी को कॉपी कर सके। अब इसके बाद हम लोग ये टियान को दोबारा मार्शल पवेलियन के अंदर देखते हैं, और वो जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो वो बिदकी येटियन को देख के कहती है कि ये कबाड़ी यहाँ पे दोबारा आ गया। जिसके बाद वो येटियन को अपने पास बुलाती है और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे युवे के लिए आए हो ना। येटियन उसे बताता है कि नहीं, कुछ खरीदने के लिए आया हूँ। इसके बाद येटियन उसे पूछता है कि तुम्हारे पास लेक ऑफ डेथ का मैप है? तो वो लड़की बताती है कि हाँ, थोड़ी देर रुको। जिसके बाद वो मैप को ढूंढ के उसे देती है, और येटियन उस मैप को देख के खुश हो जाता है और पूछता है कि कितने का है। तो वो लड़की आगे से बताती है 1 लाख का है। तो येटियन उसे पैसे दे देता है, और वो मन के अंदर सोचती है कि अगर ये लेक ऑफ डेथ के लिए जा रहा है तो फिर वहाँ पे कई सारे टेरिफाइंग बीस्ट रहते हैं, यहाँ तक कि मार्शल वॉरियर भी जिंदा नहीं बच पाते, और वो बस यही होप करती है कि भड़वे के साथ कुछ ना हो। इसके बाद ये टियान फुल स्पीड के साथ लेक ऑफ डेथ के लिए निकल जाता है, और कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंच भी जाता है। लेक ऑफ डेथ अपने आप में ही अलग ही जगह थी, यहाँ पे चारों तरफ गुलाबी धुंध घूम रही थी। हाँ, लेकिन ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखी थी। जो भी घर यहाँ पे पड़े हुए थे वो पूरी तरीके से वीरान हो चुके थे। और जब ये टियान लेक के पास घूम ही रहा था कि उसी टाइम पे लेक के अंदर से एक बवंडर निकलता है, जिसके अंदर से बिजली भी निकल रही थी। तो ये टियान को समझ में आ जाता है कि शैडो टैलेंट का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया, और वो तुरंत इनविंसिबल हो जाता है। जिसके बाद वो पीछे हटता है और पहाड़ से देखता है तो फिर वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बॉल बन चुका था, और उसके अंदर से 2 लोग बाहर निकलते हैं। एक बुढ़ा आदमी था और साथ ही में युवे जो अपने साथ कुछ खजाना लेके बाहर निकले थे, और उसी टाइम पे नीचे से एक बीस्ट बाहर निकलता है जो कि उन दोनों को ही खाने वाला था। लेकिन बड़ऊ अपने छाते का इस्तेमाल करते हुए उसे चकमा दे देते हैं और किनारे पे आ जाते हैं। जिसके बाद हम लोग इस बीस्ट को देखते हैं तो ये एक टॉप टायर का बीस्ट था, लेकिन था ये लिजार्ड ही। और ब्रो, मेरे लिए तुम्हारे पास एक एडवाइस है, जहाँ हो वहीं रहो, महाराष्ट्र आने की कोशिश भी ना करना, नहीं तो सदमे में चले जाओगे। खैर, वो बूढ़ो युवे को पीछे फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि हम दोनों यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, एक को उसे ध्यान भटकाना ही पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग युवे के पीछे भी कुछ बीस्टों को देखते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बाहर निकलते हैं। और ये वाले बीस्ट मगरमच्छ की तरह थे जो युवे के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। तो ये टियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है मदद करने के लिए, लेकिन युवे को ये टियान की जरूरत थी ही नहीं। वो जल्दी से अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, तो इसके मत्थे के ऊपर एक फूल जैसा कुछ चिन्ह आ जाता है, जिसके बाद इनके बाल भी गुलाबी हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए शियो करके वहाँ से गायब हो जाती है और डायरेक्ट उस मेढक के ऊपर से अटैक करती है, और एक झटके के अंदर ही उसके बीच से 2 टुकड़े कर देती है। वहीं पे ये टियान जो मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था वो गली के बीच में ही रुक जाता है, और मन के अंदर सोचता है कि ये सीक्रेट आर्ट्स क्या भला है, और ये इतनी शक्तिशाली अचानक से कैसे हो गई। इसके बाद ये टियान युवे को लड़ते हुए देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसे युवे की मदद करने की जरूरत ही नहीं है, वह एक इलाइट मार्शल रियलम पे है। वहीं पे ये टियान अभी एक दूध पीता बच्चा है रियलम के मुकाबले में। वहीं पे युवेलिंग तो मस्त भाई शॉट का इस्तेमाल करते हुए जितने भी एलिगेटर वहाँ पे थे वो उन सभी को भाई काटे दे रही थी गाजर मूली की तरह। और ये टियान नीचे का नजारा देखते हुए कहता है कि साले मेरे जैसे 10 भी यहाँ पे आ जाएंगे तब भी उसे नहीं हरा पाएंगे। उसी टाइम पे हम लोग उस टॉप टायर के बीस्ट को देखते हैं जो कि बुढ़ऊ का पैर नोच लेता है, और वो युवे से कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं तो गया। जिसके बाद वो बीस्ट सीधा बुढ़ो को निगल जाता है, और वो मरते हुए युवे से कहते हैं कि तुम उस आइटम को लेके यहाँ से बाहर निकलो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकी तो फिर मेरा सेक्रीफाइस और मेरे भाइयों का सेक्रीफाइस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वह पे ये टियान मन के अंदर सोचता है कि 10 लोग नीचे पानी के अंदर मारे गए, आखिर ये कौन सा ट्रेजर है भाई जिसके लिए लोग जाने देने को तैयार है। वह पे युवेलिंग का रिचार्ज खत्म हो जाता है और मत्थे से वो निशान भी गायब। वैसे ही इनके बाल दोबारा काले होते हैं और ये धड़ाम से नीचे जाके गिरती हैं सीधा ये टियान के पास में, और वो मन के अंदर सोचता है कि मदद करनी चाहिए या नहीं। लेकिन वो सबसे पहले ट्रेजर को चेक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो युवे उसे मना कर देती है। ये टियान उसे कहता है चोरी थोड़ी ना करने वाला हो, लेकिन तभी उसी टाइम पे वो मगरमच्छ दोबारा अटैक करने को आगे बढ़ते हैं तो ये टियान उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, कहीं और चलते हैं। इसके बाद वो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सट्ट से एक दूसरी जगह पे आ जाता है। वह पे ये टियान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि इसकी शक्ल सच में मेरी बहन जैसी है, बस इस ब्यूटी मार्क को छोड़ के
ये जो तिल है। जिसके बाद वो उंगली से इसे हटाते हुए कहता है कि ये हट भी नहीं रहा, ये सच में असली है। जिसके बाद युवे को होश आता है और वो ये टियान से पूछती है क्या तुमने मुझे बताया, तो टियान आगे से कहता है कि बस गलती से हो गया। जिसके बाद वो ये टियान को उसका कोट वापस करती है और मन के अंदर सोचती है कि साले में इतनी हिम्मत है कि अकेले लेक ऑफ डेथ के पास चला आया। मुझे ऐसे टैलेंट की ही जरूरत है, मुझे इसे पक्का मार्शल पवेलियन के अंदर ज्वाइन करवाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने पास से लाइट लैंप करके एक क्रिस्टल बाहर निकालती है तो ये टियान उसे देख के घबरा जाता है। युवे हंसते हुए कहती है कि बचवा डरो नहीं, ये लाइट स्टोन है, बस जगह को जगमग जगमग कर देगा। ये टियान उससे पूछता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने इसे हवा में कैसे बाहर निकाला। लेकिन युवे उसे कहती है कि ये सब बातें इस हीलिंग पोशन को पीने के बाद होंगी। वह भी ये टियान मन के अंदर सोचता है कि इसके पास स्पेस टाइप टैलेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टम कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए वो चुपचाप बैठ के बस हीलिंग पोशन के असर को खत्म होने तक ही इंतजार करता है। जिसके बाद जब युवे अपना काम खत्म कर लेती है तो ये टियान को जगाती है और उसे कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि वो लाइट हवा में कैसे बाहर आए। जिसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स को बाहर उठा लेती है और अपने पास से ब्रोंज लेवल का एक छोटा सा पाउच बाहर निकालती है और उस ट्रेजर बॉक्स को उस पाउच के अंदर डाल देती है। ये टियान आगे से कहता है कि ये पाउच एक स्पेस टाइप का ट्रेजर है। युवेलिंग आगे से बताती है कि हाँ। इसके बाद वो ये टियान से कहती है कि अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो फिर तुम्हें मार्शल पवेलियन को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें मेन बेस लेके जाऊंगी। और वो ये कहते हुए कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, लेकिन ये टियान आगे से कहता है मुझे नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ सोने। जिसपे युवे चिढ़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन मार्शल पवेलियन के अंदर ज्वाइन करवा ही लूंगी। वह भी ये टियान मन के अंदर सोचता है कि ये स्पेस पाउच ही तो था, साला एक बार मुझे इसकी एबिलिटी मिल गई तो फिर मैं इसे टैलेंट कॉपी कर लूंगा और कुछ भी खास नहीं रहेगा। लेकिन ये टियान को अब यहाँ पे कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि युवे ने लेक ऑफ डेथ को डिस्टर्ब कर दिया है, तो शांत होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब अगली सुबह ये टियान की आंखें खुलती है तो युवे वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन युवे ने उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे उसके लिए कुछ रिवॉर्ड छोड़ के गई थी, जिसमें एक मिड टायर का परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मैनुअल था, 10 बोतल हार्ड टायर की, हाई टायर की, 20 ब्लड की थी और कुछ 1 मिलियन कैश पड़ा हुआ था। और ये टियान इतना सब देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि माल सस्ता बिल्कुल भी नहीं था। और ये टियान अपने प्लान को चेंज कर देता है, क्योंकि वो इन बोतल का ब्लड पीने के बाद एक इलाइट मार्शल रियलम पे पहुंच जाएगा। इसीलिए जैसे ही वो एक इलाइट मार्शल वॉरियर बनेगा, वो तुरंत इमॉर्टल जेलीफिश का शिकार करने के लिए निकल जाएगा। जिसके बाद अगला सीन 4 महीने के बाद का होता है। भाई ये 4 महीने से यहाँ पे हो, घर भी नहीं गया बिना बताए। खैर हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली इलाइट मार्शल वॉरियर रियलम पे अवेकन कर लेता है और ब्रेक थ्रू कर जाता है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनता है और डायरेक्ट शिकार करने के लिए निकल जाता है। ये टियान जब किनारे के पास पहुंचता है तो फिर वहाँ पे कुछ ग्रेव्स बनी हुई थी जो युवेलिंग ने ही किया होगा उसके दोस्तों की खातिर। उस टाइम पे ये टियान की नजर एक छाते के ऊपर पड़ती है और उसने देखा था कि इस छाते का इस्तेमाल करके वो लोग डाइव मार रहे थे, इसलिए ये टियान उस छाते को उठा लेता है, ये सोचते हुए कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जब ये टियान उस छाते को खोलता है तो उस छाते के अंदर से बुलबुले बाहर निकलते हैं, जिनके अंदर ये टियान अपने आप को कैद कर लेता है, तो अंदर ऑक्सीजन भी रहेगी और वो आसानी के साथ फ्लोट करते हुए पानी के अंदर चला जाता है। और इस छाते की वजह से ये टियान की स्पीड भी पानी के अंदर कम नहीं हुई थी। जिसके बाद ये टियान शैडो टैलेंट का इस्तेमाल करता है और खुद को गायब कर लेता है। उसी टाइम पे ये टियान को एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो कि उसे बताता है कि ये एक टाइगर क्लॉ फिश है और इसका टैलेंट लेवल मिड टायर का है। और ये और कोई नहीं, वही मछली थी जिसने पिछली बार यूए के ऊपर अटैक किया था। और ये टियान की उस मछली को देख के फट जाती है और वो तुरंत वहाँ से खिसक लेता है। जिसके बाद हम लोग ये टियान को लेक के सबसे गहरे वाले तल पे देखते हैं और ये टियान मन के अंदर सोचता है कि इमॉर्टल जेलीफिश को यहीं पे होना चाहिए। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है इमॉर्टल जेलीफिश किस तरीके की होगी? गेस करो गेस करो। तुम सबके सब गलत हो जिन्होंने इस मानवा को नहीं पढ़ा होगा। उसी टाइम पे इमॉर्टल जेलीफिश ये टियान के ऊपर अटैक करती है अपने टेंटिकल के साथ में, जिसको ये टियान डॉज कर लेता है। और जब ये टियान अपने सामने देखता है तो फिर उसके सामने इमॉर्टल जेलीफिश थी जिसका हीलिंग टैग एपेक्स टायर का था। और ये है वो इमॉर्टल जेलीफिश अपने नाम के बिल्कुल उलट। मैं तो इसे ऑक्टोपस की इंस्पिरेशन भी नहीं मान सकता हूँ, साला ये तो 4 पैरों पे चल रहा है, ऊपर से क्लॉ भी है इसी कीकड़े की तरह। Apparently. You need to hang up that computer call. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. खैर वो इमॉर्टल जेलीफिश ये टियान के ऊपर अपने टेंटिकल से दोबारा अटैक करती है, तो ये टियान इस बार अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसके टेंटिकल को ही काट देता है। लेकिन एपेक्स टायर टैलेंट होने की वजह से वो एक झटके के अंदर है। वह पे अटैक की वजह से ये टियान उड़ते हुए सीधा चट्टान से जा टकराता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन उसे खुशी थी कि उसने हीलिंग टैलेंट को कॉपी कर लिया है। लेकिन उसी टाइम पे वो इमॉर्टल जेलीफिश ये टियान के ऊपर अपने एसिड से अटैक करती है। ये टियान छाती की मदद से एसिड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन थोड़ा सा एसिड उसके हाथ के ऊपर लग जाता है क्योंकि छाता जल चुका था और बिना छाते के ये टियान यहाँ पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसे सांस लेने की जरूरत पड़ेगी। और मुसीबत कम नहीं थी कि उसी टाइम पे वहाँ पे और भी कई सारी इमॉर्टल जेलीफिश आ जाती हैं धड़ाधड़ करते हुए। What part of Mandingo party do you not understand? It's time to pile on the white rabbit, you know. क्योंकि ये टियान इमॉर्टल जेलीफिश के छत्ते के अंदर आ चुका था और फिर ये टियान वहाँ से भागते हुए कहता है टैलेंट मिल चुका है, फालतू में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वो दंदनाते हुए वहाँ से भाग लेता है। जिसके बाद वो पानी से बाहर निकलता है लेकिन टेंटिकल अभी भी उसका पीछा न छोड़ रहे थे, लेकिन वो जल्दी से स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए शीव करके वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा पानी से दूर किनारे पे एंट्री मारता है। जिसके बाद वो चैन की सांस लेता है और मन के अंदर सोचता है कि उसे जल्दी से टैलेंट को कॉपी कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो यस की बटन पे हाथ दबाता है तो उसे दोबारा पेनफुल प्रोसेस होके गुजरना पड़ता है, लेकिन आदत की वजह से उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है और वो सक्सेसफुली हीलिंग टैलेंट को भी ओबिटेन कर लेता है। जिसके बाद वो अपने जले हुए हाथ की तरफ देखता है और वहाँ पे हीलिंग टैलेंट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जब हील करता है तो उसका हाथ एक झटके के अंदर ही हील हो जाता है। इसके बाद वो अपने पंजस का इस्तेमाल करते हुए चट्टान के ऊपर धड़ाधड़ पंजस मारता है तो चट्टान आधे से आधी कट जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसके हाथ के ऊपर एक भी खरोच नहीं आती है, यानी कि हीलिंग टैलेंट लाजवाब है। वहीं पे ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अब उसे एक सपोर्टेड टाइप एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर वो किसी ताकतवर अपोनेंट के खिलाफ लड़ाई करेगा तो वो अगली बार किसी अटैक टाइप के टैलेंट को कॉपी करेगा। जिसके बाद भाई साहब 4 महीने के बाद आखिरकार अपने घर में वापस आ ही जाते हैं और ये यो उसका दोबारा कटोरा कट करते हुए कहती है 4 महीनों के लिए मुझे छोड़ के चले गए, साला मुझे लगा कि तुम मर चुके तो मैं तो अंतिम संस्कार की तैयारी करने वाली थी। तो ये टियान आगे से सिर्फ माफी ही मांगता है। ये टियान बुक के अंदर किसी अटैक टाइप के बीस्ट को ढूंढ रहा था ताकि वो उसके एबिलिटी को कॉपी कर सके और ये टियान को एक एंट टाइप का बीस्ट मिलता है जिसके पास कॉम्बैक्ट टाइप एबिलिटी होती है, जो कि एक कॉलोनी बना के रहते हैं यानी कि ग्रुप में, और जब ये चींटियां एक साथ अटैक कर देती हैं तो फिर एक ग्रेट मार्शल वॉरियर को भी भागने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए ये टियान फैसला करता है कि वो इसी के ऊपर अटैक करेगा और इसकी एबिलिटी को कभी बेस आयरन फैंग बेस के पास ही बनाए जा रहे हैं। उसकी आगे बताती है कि लिनाई बेस को ऐसा लग रहा है कि आयरन फैंग बेस एक अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपने बैकअप प्लान को बनाना चाहते हैं क्योंकि आयरन फैंग बेस वालों ने मो फैमिली के अंदर किसी को मरवा दिया था। लेकिन जब मो फैमिली वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई तो आयरन फैंग बेस ने पूरी तरीके से उनकी मदद की, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और इसे लिनाई बेस एक रूट बनाना चाहता है और आयरन फैंग बेस वाले भी मदद करना चाहते हैं और ये सब कुछ मो फैमिली की वजह से हुआ है। इसके बाद वो बुद्ध की अपने पास से एक कार्ड को बाहर निकालती है और वो येटियान को दे देती है। येटियान उसे पूछता है कि ये क्या है तो वो बुद्ध की आगे से बताती है कि ये एक टोकन है जिससे तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे उस इवेंट के अंदर। कि यूए के लिए आया था लेकिन उनके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा बेस है और किसी छोटे बेस के लिए काम करना ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। खैर इस टोकन की मदद से तुम इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे और रोड के दौरान जो भी लोग वहाँ पे होंगे तुम उनके साथ पार्टिसिपेट करोगे और रास्ते को क्लियर करते हुए जितने भी बीस्ट तुम्हें मिलेंगे तुम उनके अंदर से अपनी माइटी एंड को ढूंढ सकते हो। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि लिन फैमिली ही लिनहाई बेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है और मो फैमिली बस एक सब्जेक्ट की तरह है, इसलिए शायद से वहाँ पे जाने में मजा जरूर आएगा। जिसके बाद अगला सीन लिन फैमिली का होता है जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर आए हुए थे यानी कि वॉरियर्स जो कि लिन फैमिली के लिए काम करेंगे और इन्हें पैसे भी मिलेंगे और उन्हीं में से ये टियान भी था और ये अपनी शकल छुपा रहा था। इसके बाद वहाँ पे लिन फैमिली का अभी का करंट हेड आता है जिसका नाम मिंगजी था और ये पीक एलाइट मार्शल वॉरियर है। वहीं ये टियान मो फैमिली की ग्रेट एल्डर और बिंदी वाले के बाप को देखते हुए कहता है कि मो फैमिली से मुलाकात दोबारा हो गई। मिंगजी अपना बोल बच्चन शुरू करता है कि उनका लिनहाई बेस काफी ज्यादा छोटा है और अगर वो लोग किसी मिड साइज के बेस के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं तो फिर यहाँ के जो भी रिसोर्स होंगे वो भी बढ़ जाएंगे और जो कल्टीवेशन की यहाँ पे कमी पड़ती है, जो रिसोर्स की कमी पड़ती है वो दूर हो जाएगी और सभी लोग अच्छे से कल्टीवेट कर पाएंगे। ऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है और बेशक मॉन्स्टर्स को मारते समय खतरा ज्यादा रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो प्राइज होगा, जो रिवॉर्ड होगा वो भी और ज्यादा कमाल का होगा और उनके पिछले हन्ने से ज्यादा बेहतर होगा। इस पे सभी लोग आगे से लिन फैमिली के नारे लगाने लगते हैं। वहीं पे ये टियान की नजर कैप्टन गेल वुल्फ के ऊपर पड़ती है और वो मन के अंदर सोचता है पता नहीं इसको मैं याद भी होऊंगा या नहीं। वहीं मिंगजी उन लोगों से बताता है कि मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर दूं कि हंट के दौरान जो भी चीज तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारी ही होगी, यानी कि बीस्ट की जो डेड बॉडी होगी वो इन्हीं लोगों की होगी जो लोग शिकार करेंगे, यानी कि और ज्यादा पैसा। लेकिन इसके अलावा मो फैमिली उनके लिए एक और रिवॉर्ड को प्रिपेयर करती है कि जो कोई भी मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर है उन्हें 20 बोतल मिड टायर मॉन्स्टर ब्लड मिलेगा और 2 मिलियन कैश। वहीं पे एलाइट वॉरियर्स को 3 बोतल हाई टायर मॉन्स्टर
बूस्ट अप ब्लड मिलेगा और 10 मिलियन कैश। इसलिए सभी लोग आगे से और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि और ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए सभी लोग भागते हुए रॉक असाइनमेंट की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर सकें कि वो कौन से लेवल पे हैं। सभी लोग एक एक करके हाथ रखते हैं तो वो स्टोन आगे से उनके टैलेंट के बारे में बता देता है। वह पे येटियन मन के अंदर सोचता है कि वे बहुत ज्यादा सही थी। साला इन बड़ी फैमिलीज के लिए काम करने का कोई फायदा नहीं है, खासकर इस मो फैमिली के लिए। और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर सभी को पता लग जाता है कि वो एक एलाइट वॉरियर है तो शायद से मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए उसको यहाँ पे अपने लेवल को कम दिखाना पड़ेगा। और येटियन फैसला करता है कि वो कम ताकत का इस्तेमाल करेगा तो फिर कम रियलम दिखाई देगा। इसलिए जब येटियन की बारी आती है तो वो अपना दिमाग लगाते हुए अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए बहुत कम ही ऑरा को रिलीज करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका टैलेंट यहाँ पे लेट स्टेज मार्शल वॉरियर आ जाता है, जिससे मो फैमिली के साथ साथ सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। और वो सभी लोग कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा हाई लेवल काफी बड़ी बात है। येटियन भी सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा ही अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है। जिसके बाद हम लोग गेल वुल्फ की टीम को देखते हैं। गेल वुल्फ आगे से कहता है कि हमेशा से जीनियस यंग ही ढूंढे गए हैं, यहाँ तक कि मैं उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी सिर्फ लेट स्टेज मार्शल वॉरियर पे ही हूँ। वहाँ पे बाकी के जितने टीममेट थे वो सभी मिड स्टेज पे थे। गेल वुल्फ का एक टीममेट उसे पूछता है कि हम लोग उसे यहाँ पे बुला सकते हैं, हमारे पास एक पर्सन की कमी पड़ रही है, शायद से हम उसे इनवाइट कर लें। लेकिन गेल वुल्फ मना कर देता है, ये कहते हुए कि हर कोई उसको ही चाहता है, वो हमें ज्वाइन क्यों ही करेगा। लेकिन उसी टाइम पे येटियन खुद ही चलते हुए गेल वुल्फ की आवाज आ जाता है और अपनी हुडी हटा के उसे पूछता है कि मैं याद हूं ना भाई साहब। तो गेल वुल्फ को येटियन याद था और वो कहता है कि तुम तो वही बच्चे हो जिसने उस छोटी लड़की को बचाया था। इस बात के ऊपर विश्वास करना काफी मुश्किल है कि तुम 1 साल के अंदर ही लेट स्टेज मार्शल वॉरियर लेवल पे पहुंच गए। तो येटियन आगे से कह देता था कि बस मैं लकी हूँ। हाँ पे तू लकी ही है कि तेरे पास स्किल है और मानवा तेरे ऊपर बनी है, नहीं झोला छाप होता तो। खैर येटियन उनसे कहता है कि मुझे एक टीम को ज्वाइन करना है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो गेल वुल्फ आगे से कहता है ऑफ कोर्स मेरे लाल, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी टीम में एक और लेट स्टेज का मार्शल वॉरियर आ चुका है। अब उनकी टीम और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट मिशन एरिया का ही होता है और ये लोग जानबूझ के एक ऐसे एरिया में आए थे जहाँ पे वीक टायर के मॉन्स्टर दिखते हैं। गेल वुल्फ के लिए उसकी टीम की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद मॉन्स्टर आते हैं, इसीलिए वो अपनी टीम को हमेशा सेफ रास्तों पे ही लेके जाता है। उसी टाइम पे 2 मॉन्स्टर वहाँ पे आते हैं जो उनकी टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। सॉरी दिखाई 2 गए थे, लेकिन टोटल 5 है और ये इन पांचों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गेल वुल्फ अपनी टीम से कहता है कि तुम तीनों हमें सपोर्ट करोगे, मैं और येटियन आगे के संभालेंगे क्योंकि हमारा लेवल ज्यादा है। येटियन भी अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद येटियन और गेल वुल्फ दोनों अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। येटियन के ऊपर 2 मॉन्स्टर ने अटैक किया था तो येटियन अपनी शॉट की मदद से एक को मार गिराता है और दूसरे वाले के अटैक को ब्लॉक करता हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और एक झटके के अंदर उसे भी जोर की किक मारता है, जिससे वो खिसकते हुए दूर जाके गिरता है। जिसके बाद येटियन उसके सीने के अंदर अपनी मसेटी घुसा के उसे भी मार देता है। वहीं पे गेल वुल्फ येटियन के लिए ताली बजाते हुए कहता है कि बुरा नहीं था, लेकिन मैंने ज्यादा मारे हैं। येटियन मन के अंदर सोचता है कि अभी जलवा कहाँ दिखाया है, दिखा दिया तो बुखार चढ़ जाएगा। जिसके बाद गेल वुल्फ की टीममेट येटियन को लेके बातें करने लगते हैं। उन्हीं में से एक टीममेट उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि इन्होंने हमारे ऊपर तब अटैक क्यों नहीं किया जब हम लोग वैली से होके आ रहे थे, तब तो इनकी ज्यादा चांस थे कि ये हमें मार सकते थे। तो फिर गेल वुल्फ आगे से बताता है कि ये इलाका इनका नहीं है, ये इलाका और भी ज्यादा ताकतवर बीस्टों का है। जिससे नया लड़का हैरान होकर कहता है कि हम सभी से भी ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन गेल वुल्फ का पुराना टीममेट उससे कहता है कि चिंता क्यों करते हो, हमारे पास 2 लेट स्टेज के वॉरियर हैं और 3 मिड स्टेज के हैं, हमें किस बात का डर है। और ऊपर से हमें लिन फैमिली ने वॉकी टॉकी भी दिया है, अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनसे मदद मांग सकते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं और ज्यादा गहराई में जाते हुए। लेकिन उसी टाइम में गेल वुल्फ को पता चलता है कि कोई अटैक करने वाला है और उसी टाइम पे एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जो ऊपर से कर रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम फायर ब्रीदिंग लिजार्ड था, जिसके पास फायर टैलेंट था। जिसके बाद ये लिजार्ड अपने मुंह के अंदर आग का गोला इकट्ठा करता है और सामने की तरफ थूक देता है, जिससे वहां पे बूम करके धमाका होता है और ये लोग पीछे भागने लगते हैं। लेकिन इस बार लिजार्ड से निपटने के लिए ये तीनों आगे बढ़ते हैं, येटियन और गेल वुल्फ से कहते हुए कि तुम लोगों ने उनका मुकाबला किया था, अब इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। गेल वुल्फ उन लोगों से कहता है कि उसके आग के गोलों से बच के रहना बस, बाकी इसका लेवल काफी ज्यादा कम है, तुम तीनों संभाल लोगे। येटियन पूछता है कि ये तीनों संभाल पाएंगे, लेकिन गेल वुल्फ आगे से कहता है एब्सोल्युटली। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इन तीनों ने उस लिजार्ड को मार गिराया था। ये तीनों बैठ के इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे नए वाले बंदे के ऊपर दोबारा कोई फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन येटियन समय रहते उसकी टांग पकड़ के उसे बचा लेता है और वहाँ पे बूम करके धमाका होता है और येटियन उन लोगों से कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3 और लिजार्ड आ जाते हैं। जिसके
बाद गेल वुल्फ वॉकी टॉकी की मदद से लिन फैमिली से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं। गेल वुल्फ आगे से कहता है कि उसे लगा था कि लिन फैमिली ठीक फैमिली होगी और वो लोग सही फैसला करेंगे उनकी मदद करके, लेकिन ऐसा लगता है कि लिन हाई बेस के भी पूरी तरीके से लगने वाले हैं। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लेता है और खुद ही उन तीनों से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पुराना मेंबर पूछता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन गेल वुल्फ उसे कहता है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और चुपचाप तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इसके बावजूद जो पुराने मेंबर थे वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, लेकिन जो नया वाला था वो तुरंत भाग लेता है, ये कहते हुए कि तुम लोग देखो भाई, मुझे अपनी जान बचानी है, तुम लोग भाड़ में जाओ। गेल वुल्फ के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। न्यू कमर जितने भी होते हैं वो काफी ज्यादा अनरिलायबल होते हैं, कभी भी बुन फट सकती है और वो भाग सकते हैं। पुराना मेंबर कहता है कि अगर मैं जिंदा बचा और ये मेरे हत्थे चढ़ गया, मैं इसकी फाड़ के 74 कर दूंगा। इसके बाद गेल वुल्फ ये टियान से कहता है कि माफ कर दो कि तुम भी इस भसड़ में फंस गए, तुम मेरे इन दोनों साथियों को लो और यहाँ से निकल जाओ। पुराना मेंबर ये टियान से कहता है कि अगर तुम भी भागना चाहो तो फिर भाग सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारे लिए अभी पूरी जिंदगी बड़ी है, अभी तो तुम्हें सुहाग रात भी मनानी है। ये टियान आगे से कहता है कि वो तो मैं मनाऊंगा और भागूंगा भी यहाँ से, लेकिन सामने की तरफ, ना कि पीछे की तरफ। जिसके बाद वो खुद ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। गेल वुल्फ आगे से कहता है कि भड़वा अभी तक अपनी शक्ति छुपा रहा था, इसने हमें चूरन दिया है। वहीं पे वो दोनों मेंबर भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये टियान असल में एक इलाइट मार्शल वॉरियर है। जिसके बाद वो तीनों रिजॉर्ट एक साथ ये टियान के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक करते हैं और ये टियान उन्हें डॉज करते हुए बताता है कि वो अपनी ताकत को एक्सपोज तो नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर वो गेल वुल्फ जैसे अच्छे लोगों के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर उसके पास इस ताकत का क्या ही काम है, और अगर वो इन लोगों को यहाँ पे नहीं बचाएगा तो फिर उसमें और मो फैमिली में क्या ही अंतर रह जाएगा। इतना कहते कहते वो एक लिजार्ड के गले के ऊपर अटैक करता है और एक झटके के अंदर ही उसकी मुंडी 2 टुकड़ों में अलग कर देता है। उसी बीच बाकी बचे 2 लिजार्ड दोबारा ये टियान के ऊपर फायर बॉल से अटैक करने वाले थे, लेकिन ये टियान साइड में पड़ी हुई बिल्डिंग के ऊपर एक स्लैश मारता है, जिससे वो बिल्डिंग बीच से टूट जाती है और नीचे की तरफ गिरती है, जिससे वो दोनों धमाके सीधा जाके उस बिल्डिंग से टकराते हैं और ये टियान दोबारा खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर ये टियान बिल्डिंग के बगल से बाहर निकलता है और शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों लिजार्ड के ऊपर अटैक करता है और एक झटके के अंदर ही कई सारे स्लेसेस मार के उन दोनों लिजार्ड्स को भी वहां पे मार गिराता है। वहीं पे गेल वुल्फ अपने मन के अंदर सोचता है कि टियान लाजवाब है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसकी ताकत टॉप टायर लेवल की है और उसे लिन हाई बेस के अंदर पावरफुल फोर्स के अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग उस नए मेंबर को देखते हैं और इसके लग चुके थे कर्मा हिट्स बैक, वो भी काफी जल्दी। अब मॉन्स्टर्स की तंगड़ी बना के खाएंगे। उसी टाइम पे पुराना मेंबर कहता है कि उसके तो लगने वाले हैं, लेकिन गेल वुल्फ आगे से कहता है कि उसे इग्नोर करो, उसे क्या लगा था कि वो अकेले यहाँ से बच के निकल जाएगा। फिर ये टियान इन लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने सामने का रास्ता साफ कर दिया है, वो तो आगे जाने वाला है, वो लोग क्या करेंगे, क्या वो साथ में चलेंगे कि वापस लौटेंगे। वो तीनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसे अभी भी आगे जाना है। जिसके बाद गेल वुल्फ ये टियान से कहता है कि मैं तो भाई साथ चलूंगा क्योंकि हमारा परिवार चिपकू किस्म का है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्चरर पुराने मेंबर की मरहम पट्टी कर देती है। वहीं पे गोल वुल्फ ये टियान को शुक्रिया कहता है थोड़ा सा और आगे लाने के लिए। ये टियान उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो आगे जाने वाला है और उन लोगों को शायद से रास्ता बदल लेना चाहिए। गेल वुल्फ पूछता है क्या तुम आगे जाने वाले हो, तो ये टियान बताता है कि हाँ। वहीं पे पुराना मेंबर आगे से कहता है कि सिचुएशन को देखते हुए ये स्मार्ट चॉइस नहीं रहेगी, तो ये टियान उन लोगों से कहता है कि मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। वहीं पे गेल वुल्फ ये टियान से कहता है कि उसे यकीन है कि ये टियान को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद उसे थोड़ी सी चिंता हो रही है। लेकिन ये टियान उसे कहता है कोई बात ना है, तुम लोग वापस लौट जाओ, आगे का जो भी होगा मैं देख लूंगा। वहीं पे पुराना मेंबर गेल वुल्फ से पूछता है कि हम लोग क्या करें। गेल वुल्फ आगे से कहता है कि उसे जाने दो, उसकी ताकत के साथ हम उसे सिर्फ पीछे ही खींचेंगे, वैसे भी उसे हम में से किसी की जरूरत नहीं है। ये टियान आगे बढ़ते बढ़ते अपने मन के अंदर सोचता है कि वो आगे जाके किसी पावरफुल फैमिली से पक्का भिड़ेगा, उसे अपनी यहाँ पे हीलिंग एबिलिटी को भी चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद ये टियान एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे चारों तरफ से आग जली हुई थी और ऊपर से यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी, जिससे ये टियान को समझ में आ जाता है कि अब वो घोंसले के अंदर आ चुका है और उसी टाइम पे वहाँ पे जमीन हिलने लगती है और कोई ये टियान के ऊपर अपने हाथ से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे ये टियान मुंह की खाड़ता है और उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। लेकिन वो फिर से दोबारा हवा में खुद को बैलेंस करता है और शॉट लेके उस हाथ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो हाथ ये टियान को पीछे झटक देता है, जिसके बाद ये टियान वापस जमीन पे आ जाता है। जिसके बाद वो आधे हाथ वाला बंदा बाहर निकलता है, तो ये दिखने में किसी तरीके का बीटल लग रहा था और वैसे इसका नाम इनोर्मस है, लेकिन हम इसे बीटल ही बुलाएंगे। और ये टियान उसके ऊपर अपनी हीलिंग एबिलिटी इस्तेमाल करने वाला था। तो फिर ये बीटल अपने मुंह से भी आग का गोला इकट्ठा करता है और ये टियान के ऊपर दे मारता है और ये तो बिल्कुल एक फ्लेम थ्रोवर की तरह था। ये टियान उसे डायरेक्ट हिट होता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे वहां पे एक तगड़ा धमाका होता है और इन तीनों को भी ये धमाका दिखाई देता है और उन्हें ये टियान की चिंता होने लगती है। लेकिन इधर हम लोग ये
टियान को देखते हैं जो कि अंडरटेकर की तरह जमीन से जाग उठता है और उस बिटल से कहता है कि मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, क्यों ना तुम अपनी आग के गोलों की ताकत थोड़ी सी बढ़ा दो ताकि मैं हीलिंग एबिलिटी भी टेस्ट कर सकूं। इसमें बिटल कहता है अभी लो भाई, जिसके बाद वो फिर से ये टियान के ऊपर अपनी फायर बीम से अटैक करता है, जिससे ये टियान की बॉडी काफी ज्यादा जल जाती है और उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन ये टियान अपनी हीलिंग एबिलिटी की मदद से दोबारा खुद को चकाचक कर लेता है, पूरी तरीके से हील। इसके बाद वो मसेटी उठाता है और उससे कहता है कि देखता हूँ तुम मुझे जला के मारते हो कि उससे पहले मैं तुम्हारी मुंडी अलग कर देता हूँ। जिसके बाद वो बीटल के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है, तो फिर बीटल भी आगे से सीधा मुंह में फायर इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद वहाँ पे दोबारा धमाका होता है। हम लोग गेल वुल्फ को देखते हैं जो कि भागते हुए वहाँ पे आता है और ये टियान से कहता है जिंदा हो भाई कि मारे जा चुके हो। तो हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि एकदम मस्त था और उसने पहले ही बीटल को मार गिराया था। ये टियान को पता चलता है कि अगर वो हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो फिर उसका स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और वो वीक पड़ जाएगा। जिसके बाद वो बीटल की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं इसके ब्लड का इस्तेमाल कर सकता हूँ स्टेमिना को दोबारा रिकवर करने के लिए। इसके बाद वो सीधा डायरेक्ट मुंह से ही उसके ब्लड को पीने लगता है और ब्लड पीने के बाद कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। रात के टाइम पे जब वहाँ पे फाइटें रुक जाती है तो ये तीनों ये टियान को ढूंढने के लिए आते हैं और उसी टाइम पे ये टियान खुद ही इनके पास चलते आता है। टियान लोगों से कहता है कि मैंने तो कहा था कि तुम लोग कि भैया तुमको कुछ माल वाल घर पे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। तो ये टियान आगे से कहता है कि नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगता है तो गेल वुल्फ उससे पूछता है कहाँ पे जा रहे हो। तो ये टियान आगे से बता देता है कि वो बाहुबली चींटियों के एरिया में जा रहा है। इसे गेल वुल्फ आगे से हैरान होकर कहता है बाहुबली चींटियों का इलाका। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर तुम लोग मुझे ताना देना चाहते हो कि तुमने दोबारा एक्सप्लेन की हुई मानवा एक्सप्लेन कर रहे हो तो भाई मैं तुमसे एक चीज बता दूं कि मुझे आदत लग चुकी है जूठा खाने की। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। बाय बाय टाटा। 2-3 दिनों बाद दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।